सच बताऊं तो मैं तरसता रहता हूं कि मेडिको में मेरे को बुलावा कब आ रहा है। इसलिए नहीं कि मेरा हेल्थ चेकअप हो जाता है, बल्कि इसलिए कि मैं यहाँ पे आके चार्ज हो जाता हूँ। क्योंकि हर साल जो मेडिको जूनियर चेंबर है वो कुछ ना कुछ नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लेके आता है। और इस साल भी जिस तरीके से आपने ये प्रोजेक्ट्स लाया है और उसमें मुझे इनवाइट किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट और माहेश्वरी मंडल के सभी सदस्यगण, और खास तौर पे मेरे प्यारे सभी पास्ट प्रेसिडेंट्स मेडिको के, मैं यहाँ पे डॉक्टर देवकर को देवकर को जी देख रहा हूँ। सच बताऊं तो मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि ये कैसे कर लेते हो आप इतनी रनिंग साइकिलिंग। मैं अभी 161 किलोमीटर की मैराथन थी बेंगलोर में जंगल में, और मैंने उसको कंप्लीट किया। तो वहां पे जब मैं पार्टिसिपेंट एज ए पार्टिसिपेंट मैं वहां स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा था, तो वहां पे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो थे वो मैक्सिमम 30, 35, 30, 35 ईयर्स ओल्ड थे। मैं थोड़ा सा उनमें थोड़ा बहुत ज्यादा है, ऐसा एज बताऊंगा नहीं, पर मैं उनके हिसाब से एज में बड़ा था। तो मेरे को पूछा उन्होंने, बोले यार आप इतने सीनियर हो, 100 माइल्स किलोमीटर रन करना है, आप कैसे करोगे? और जंगल का रास्ता है, आप देखो ये जंगल के रास्ते में आपको बहुत मुश्किल कर देंगे। तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि मेरी एज क्या है वो मुझे मालूम है, जंगल के रास्ते को नहीं मालूम। जंगल के रास्ते को नहीं मालूम। जंगल के रास्ते को मालूम है कि ये सब दौड़ने वाले हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ फर्क पड़ता है कि मेरे ये 2-6 इंच की जगह पे फर्क पड़ता है, इस कान से उस कान के बीच की जो 6 इंच की जगह है ब्रेन, वो माइंड में फर्क पड़ता है कि वो माइंड के अंदर में क्या चल रहा है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। हम रहने को तो हम लोग रहते हैं बिल्कुल बड़े बड़े बंगलोज में और फ्लैट्स में और सब जगह मकान में सब जगह रहते हैं, पर मैं बोलता हूँ कि जो हम जीते हैं वो इस 6 इंच की जगह पर, वो 6 इंच की जगह पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या रखते हैं अंदर में, कितने आप घृणा रखते हैं, जलन रखते हैं, आप उसके अंदर में दूसरों के प्रति क्या भावना रखते हैं, ये रखें, या आप कुछ कंस्ट्रक्टिव विचार रखें। जैसे कि यहाँ मेडिको चेनियर चेंबर कर रहा है कि भाई नहीं हम लोग तो जो है इस टाइप के प्रोजेक्ट्स करेंगे, हम लोग जो है लोगों को मोटिवेट करेंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी डॉक्टर समीर सर यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन जो देखता हूँ मैं वो बिल्कुल जस्ट नील है, कुछ भी नहीं है। कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर समीर सर को मैं जानता हूँ, जब वो हमारे रोटरी से भी मेरा पहचान है, और मैं एक सालसा की क्लास में भी अटेंड करने गया था, तब उनके जलवे देखा था मैंने। खैर एनीवे, तो मैंने जब ये देखा कि स्किन बैंक के लिए सर ने इतने इनोवेटिव प्रोजेक्ट किए, हमें सुन के ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट कैसा होगा, पर सर ने अपने इनोवेशन लिया, मतलब खुद इनिशिएटिव लिया, और जाके वो पता नहीं जाके उन्होंने जाके स्टार्ट किया वो प्रोजेक्ट को। और मैं ख्याल से पहले ऑरेंज सिटी में किया, फिर शायद आईजीएमसी वालों ने भी थोड़ा बाद में हेल्प किया, और मैं ख्याल से डोनर्स के लिए भी आप मैं ख्याल रात रात भर ट्रेवल करके जाके आपने वो किया। तो ये सब जो चीजें है ना, मैं ये बार बार ये चीज बोलना चाहता हूँ कि ये सब चीजें जो है वो कोई बताता नहीं है। वो चीजें जो है वो हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड होती है कि हमको क्या करना है। यदि आज हम डिसाइड कर लें कि हमें ऑर्गन डोनेशन करना है, तो दिमाग के अंदर यदि लाओगे तो सारी चीजें आएंगी कि ऑर्गन डोनेशन कैसे करना है, क्या करना है, मैं किसको कांटेक्ट करूं। और केवल एक लोगों को बताने के लिए, एक फॉर्म फिलिंग करने के लिए करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है यार, मैंने लिख दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं, और ऑर्गन्स लेके चले जाते हैं। तो मेरा ये आपसे बोलना है कि माय डियर फ्रेंड्स,
ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इस समझने की हम लोगों को कि यहाँ पे कैसे हम लोग कर सकते हैं, उस ऑर्गन डोनेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। और यकीन मानिए कि आप में से जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सब जानता हूँ कि अपनी अपनी मतलब एरिया के या जो भी बोलो समाज के सब अपने अग्रणी लोग हैं। तो जब यदि पूरी तरीके से समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप ये बात को जो है वो थाउजेंड्स लोगों में आगे तक फैला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोजेक्ट को, इस चीज को हम लोग समझें और उसको बेहतरीन ढंग से करें। दूसरी चीज बोलता हूँ मैं, फिटनेस के लिए अभी मैं मेरे एक फ्रेंड है न्यूयॉर्क में, सर बोलते सर, उनको जो है वो डोनेशन करना था अपने बेटे के लिए, सर अपने बेटे को करना, पर वो बहुत ज्यादा ओवरवेट होने के कारण जो है वो उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कि नहीं नहीं, बोले सर आपकी तो हम किडनी नहीं ले सकते। वो बोले क्यों नहीं ले सकते? बोले मेरा प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम मतलब वो तो खैर आप लोग अभी डिटेल में बताएंगे, पर जो मेरे को पता लगा कि बोले ओवरवेट होने से क्या होता है, मेरे पास 2 किडनी है। बोले प्रॉब्लम 2 किडनी का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब तुम्हारे पास 1 किडनी होगी और तुम्हारा इतना वेट रहेगा तो वो किडनी जो है वो लोड नहीं संभाल पाएगी, आपकी भी जान पाओ। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज ये है कि यदि आप किसी को देना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिट है क्या? फिट होना जरूरी है, चाहे वो आपको लेना हो ऑर्गन या देना हो, दोनों के लिए फिटनेस जरूरी है। और मैं समझता हूँ फिटनेस होने के लिए ना किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई गोली की जरूरत नहीं है, कोई कुछ की जरूरत नहीं है। सिंपली आप सुबह यदि 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा यदि मॉर्निंग में एक्सरसाइज के लिए, चाहे वो वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, जिम जाना हो, किसी भी तरीके से यदि 1 से 1.5 घंटा यदि आप रेगुलर देते हैं और डाइट पर बरोबर ध्यान देते हैं तो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, आपसे ज्यादा फिटनेस कोई नहीं हो सकता। तो मैं एग्जांपल हूं सर, मैं 6 साल पहले मेरे को डायबिटीज थी, मेरे को कोलेस्ट्रॉल था, मेरे को यूरिक एसिड थी, मेरे को थायराइड था, मेरे दोनों नी ज्वाइंट्स जो है वो जा चुके थे, मेरे को ज्वाइंट्स रिप्लेसमेंट के लिए बोला था, पर मैंने एक्सरसाइज के कारण जो है मेरे को डॉक्टर्स ने गाइड किया मेरे को कि भाई नहीं, ये जो है एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है। डॉक्टर अनंत जोशी, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर 10 से हेल्प हो गई, उन्होंने मेरे को बोला मत करा ऑपरेशन, मैं एक्सरसाइज बताता हूँ ठीक होगा। मैं ठीक हुआ, मेरे ठीक होने से मेरा जो है वो एक्सरसाइज करने से मेरे डायबिटीज जो टाइप 2 डायबिटिक था मैं, सर टाइप 2 डायबिटिक जो है वो पिछले 3 साल से मैंने अभी कोई दवाई नहीं खा रहा, ठीक हो गया। थायराइड जो है ठीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम परफेक्ट चल रहा है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि सिंपली 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा आप अपने आप के लिए दीजिए फिटनेस के लिए। और यकीन मानिए, पहली चीज तो है आपको ऑर्गन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि देना भी पड़ा तो उसके लिए आप 100% फिट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर स्वाति मैडम, सभी जेसीस के मेंबर्स, पास प्रेसिडेंट और स्पेशली जेसी डॉक्टर अनुराधा, इतना शानदार इंट्रोडक्शन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आपने फिटनेस के बारे में हम सबको बताया है, आई एम श्योर कि यहाँ पर जितने पार्टिसिपेंट्स हैं जरूर ये बात जान गए हैं कि अगर चाहे हमें ऑर्गन लेना है या देना है, दोनों में ही फिटनेस होना बहुत जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो ऑर्गन डोनेशन को लेकर के हमारे सभी पैनलिस्ट हैं यहाँ पर हमें बताने वाले हैं। मैं यहाँ पर बस आपको just before going ahead with the contest, I would like to share the tiles of the details about the कॉन्टेस्ट। बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपके पास रख सकते हैं या फिर इसे आप जेसी नागपुर मेडिको के फेसबुक पर पेज पर भी देख पाएंगे। ये कॉस्प्ले का है, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन। आप इस सभी के जो एंट्रीज हैं आप 15 अगस्त तक के हमें भेज सकते हैं। ये स्टाइल है, इसमें जो डिटेल्स आपको दी गई है ये कुकिंग कॉन्टेस्ट का है। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। एंड ये थर्ड जो है ये कैलीग्राफी राइटिंग का है। बेसिकली आप कोई भी स्लोगन ले लीजिए और इसको ब्यूटीफुल तरीके से हमें लिखकर भेजिए 15 अगस्त तक, एनी ऑफ दिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड thank you very much our chief guest Rajendra Jaiswal sir for guiding us here, and I would really request you to kindly stay back with us for the session.
And now to go ahead with our session, मैं invite करना चाहूँगी यहाँ पर Project Director Dr. Parul Saoji to go ahead with our panel discussions. Thank you, Swati ma'am, and thank you, JCI Nagpur Medico, for this opportunity. I'm truly privileged and honored to be able to conduct this panel. जिंदगी जीती है, जिंदगी मरती है, जिंदगी हंसती है, जिंदगी रोती है, जिंदगी हार मान जाती है, जिंदगी प्रयास लेती है, लेकिन हर एक की नजर से जिंदगी अलग दिखती है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, एक जिंदगी बहुत ही छोटी है इस हसीन दुनिया को इन आंखों में बसाने के लिए। So let someone else see through your eyes what all you have seen and also what you haven't. They say the only gift is a portion of thyself. एकमात्र उपहार हमारा एक हिस्सा है। एक नारियल के पेड़ की तरह जिस प्रकार वो जीवित रहते हुए और जीवन के बाद भी हमारे उपयोग में आता है, उसी प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। जिंदगी के बाद भी we can make a difference and transform another life by organ donation. कोई भी व्यक्ति दान देकर गरीब नहीं बनता। जीवन की माप उसके अवधि से नहीं, बल्कि उसके दान से है। So I, JC Dr. Parul Saoji, on behalf of JCI Nagpur Medico, welcome you all, our chief guests, our expert panelists, and all the participants for Day 3 Mahadanam, the panel discussion on organ donation, Danam Ekam Kalyuge. आज हमारे समक्ष सम्मानित पैनलिस्ट हैं जो हमें अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन के बारे में सूचित और प्रबुद्ध करेंगे। So to begin with, we will have an astounding and dynamic personality, Dr. Sanjay Kolte sir. Sir is a director at Viveka Hospital. He is also a director at Institute of Urology and Research Center, Nagpur. Sir is professor of urology at Super Speciality Hospital and GMC Nagpur. He is the secretary of Zone Transplantation Coordination Center. He is graduated from Pioneer Institutes of Maharashtra and is the first kidney transplant surgeon of Vidarbh, and also the first cadaveric kidney transplantation was done by Sir. He heads the program at Super Speciality Hospital since 2015, the only government setup to provide this facility. So here I welcome Dr. Sanjay Kolte sir to endorse his thoughts on organ transplantation and its evolution. I welcome you, sir. Thank you very much, Nagpur Medico JCs. Thank you, President Dr. Swati Sangha, Dr. Parul, Dr. Deepika Chandhok, the Chief Guest, Mr. Rajendra Jaiswal, Mrs. Sangeeta Mantri. It's a very august platform to have been provided to me to propagate this labor of love of mine, that is organ donation, organ transplantation. It's been a passion for me, and I was quite a lone crusader initially, about 2 decades ago. But now I'm so happy to see the young minds like you. Nagpur Junior Chamber ko dekhkar mujhe, I realize we are a generation far removed now. 20-25 years back, I myself used to be a part of the JCs. But somehow now, probably we have now moved on to the Rotary level. Beyond that, what fascinates me is the platform of Zonal Transplant Committee, wherein I can really pursue this passion as a secretary. And I'm so thankful you chose to you can say take us along and take our association for this such a divine program. As Mrs. Mantri said कि भगवान तो नहीं है, पर हम निश्चित रूप से भगवान की उदारता का एक जरिया बन सकते हैं। जो भगवान ने हमको अंग दिए हैं, उन अंगों को आगे प्रोपोगेट करके निश्चित रूप से ऑर्गन डोनेशन के जरिए हम एक उसकी उदारता का जरिया बन सकते हैं। और इसी दिशा में ये प्रोग्राम आज का है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अंग देने के लिए कई बार जो फेलियर वाले लोग रहते हैं, खास करके जो जीवित रूप से देना चाहते हैं, कई बार देखकर बड़ा
बुरा लगता है कि जो देने को आते हैं खुद होकर वो पैसे की चाह में आते हैं। हमें पैसे की ज़रूरत है, क्या हम हमारी किडनी बेच सकते हैं? तो ये गलत ज़रिया है, इस तरह से हमने नहीं करना चाहिए। पर ऐसे भी देखा जाता है कि कई लोगों के घर में डोनर्स होते हुए भी, क्योंकि कायदे से हमको केवल रिश्तेदारों से किडनी लेना अलाउड है, पर ऐसे इसमें कई लोगों के घर में डोनर्स होते हुए भी वो लोग सोचते हैं कि उनको किडनी कहीं और से मिले, खरीद कर मिले या फिर किसी ब्रांडेड व्यक्ति से मिले। तो ये भी सही नहीं है। जहाँ तक हो सके अपने रिश्तेदारों को किडनी देने में किसी तरह का संकोच होना नहीं चाहिए, क्योंकि देने वाले को किसी तरह का नुकसान किसी भी तरह से होता नहीं है। अब जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी का सेक्रेटरी के नाते और एक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन होने के नाते मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा मेरा जो सफ़र रहा है उसके बारे में, इस छोटे से स्लाइड शो के जरिए। क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा। अभी दिखा? यस सर, विजिबल नाउ। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और हमारे ऑरेंसिटी में इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में 2 शब्द मैं आपसे कहूँगा। जहाँ तक वक्त की सीमा है, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के हर एक अंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्त हम लोग पालें, क्योंकि किडनी भी 24 घंटे के अंदर 6 से 24 घंटे के अंदर लगा दी जानी चाहिए, लिवर 6 घंटे के अंदर लगा दिया जाना चाहिए, हार्ट भी 4 घंटे के अंदर लगा, हर अंग अपना अपना वक्त मांगता है। तो हम भी समय बाध्य रूप से हमारी विचारों को रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोशिश करता हूँ दिए हुए वक्त में मैं अपने विचार आपके समक्ष रख सकूं। मेरे बारे में जो डॉक्टर परुल ने बताया उसके लिए धन्यवाद परुल जी। तो संक्षिप्त में हमारे सारे शरीर की जो रचना है वो इस तरह से है कि हर अंग जो है वो जीने के लिए थोड़ा खाना मांगता है और थोड़ा ऑक्सीजन मांगता है। किस अंग के लिए ये कितना ज़रूरी है ये हर अंग पे डिपेंड करता है। लिवर के लिए हमारे साथ, किडनी के लिए और स्किन के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे उसके बारे में विस्तार से। मैं केवल इतना कहूँगा कि उस समय के भीतर ही हमको उस अंग का, जैसे किडनी के लिए हम कहें तो 24 घंटे मैक्सिमम हम लोग किडनी को निकालने के बाद रख सकते हैं, बाद में उसको लगा देना ज़रूरी हो जाता है। इस वक्त के भीतर ही हमको लगा देना ज़रूरी हो जाता है। तो एक ब्रेन डेड का जो व्यक्ति होता है, आमतौर से ब्रेन डेड यानी किसी को मालूम नहीं है, आम जनता के लिए ब्रेन डेड का एक कंसेप्ट जो है वो मालूम हो जाना बहुत ज़रूरी है। मृत्यु लोगों को लगता है कि हार्ट बंद होने से ही मृत्यु हो जाती है, पर ये जो नया कंसेप्ट है कि हार्ट कई बार चालू रहता है पर ब्रेन से व्यक्ति चला जाता है, और ऐसे वक्त में ये जो हमको विंडो मिलती है ब्रेन डेथ और हार्ट डेथ के बीच की, इस विंडो के बीच में हम यदि हार्ट और ये इनके ऑर्गन्स निकाल लें तो इनके ज़रिए कई लोगों को हम लोग जीवन दान दे सकते हैं। तो एक हार्ट है, 2 लंग्स, लिवर, 2 किडनीज, पैंक्रियाज, कॉर्नियाज, इंटेस्टाइन, स्किन और टिश्यूज, ये सब यदि हम लगा दें जिनके ये ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं उनको, तो उनको नवजीवन मिलता है। मेरे लिए ये जो ऑर्गन डोनेशन का कंसेप्ट है वो हमारा वसुदैव कुटुंबकम का जो धर्म का मानना है उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। वो किस तरह से आप समझ जाएंगे। तो इस के जरिए ये कहा जाता है कि पूरा विश्व जो है वो एक ब्रह्म है और इस ब्रह्म में सब कोई एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये जुड़ा हुआ जो होता है वो अपने कर्मों के हिसाब से हमको फल मिलता है, और इसी तरह से हम लोग चाहे लाख कोशिश कर लें, जिसको जब जो अंग मिलना जरूरी हो जाता है तब वो मिलता है। उसके पीछे हम कितने भी उठापटक कर लें, कई बार वो मिलता नहीं है, और जब कई बार बिना एक्सपेक्टेशन के हमको बुलावा आ जाता है और हमको वो अंग मिलता है और हम उसका फायदा ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये प्रोग्राम सक्सीड होने के लिए पब्लिक अवेयरनेस, जिसके लिए हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप तक पहुंचते हैं। उसके बाद कंसेंट, आमतौर से क्या है, ये जब तक ऑर्गन प्लेज नहीं किया जाता तब तक हमको आपके ऑर्गन्स को लेने के लिए आपके रिश्तेदारों पे या आपको जो ब्रेन डेथ की अवस्था में लाता है उन लोगों पे निर्भर करना पड़ता है कि वो हाँ कहेंगे तो ही हम आपके अवयव ले सकते हैं। और इस बीच कई बार कई सारे रिश्तेदार जो हैं बेवजह से मना करते हैं, कोई डर की वजह से, कोई
वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, और आपकी इच्छा रहते हुए भी आपके अंग हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनको फिर क्रिमेशन में हमको आगे भेज देना पड़ता है। तो सक्सेसफुल ब्रेन डेथ क्या है, और ब्रेन डेथ से पहले आपको यदि इच्छा है तो आपने जो आपके प्लेज करना जरूरी है उसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। और आगे जो है अस्पताल जरूरी है आपके एरिया में होना जिसमें कि आपका ट्रांसप्लांटेशन किया जा सके। साथ ही साथ एक्सपर्टाइज भी जरूरी है जिसमें से आपके अवयव निकाल कर लगाने के लिए पर्सनल आपके पास उपलब्ध हों। तो 4 अप्रैल 2013 की जो तारीख है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि इस दिन ऐसा था कि उस वक्त ऑर्गन डोनेशन का कंसेप्ट हमारे विभाग में किसी को पता ही नहीं था। बस हम चंद जो करने वाले थे उन लोगों को मालूम था और हम लोग चिल्लाते थे, पर पालत्या घड्यावर पाणी जसं मराठीमध्ये म्हणतात, इट यूज्ड टू फॉल ऑन डेफ इयर्स एंड नोबडी यूज्ड टू रियलाइज व्हाट वी आर सेइंग. Brain death concept was not known to even as refined or as qualified people as postdoctoral degree holders also. So it was a real race against time and knowledge for us to make this concept known to people and fight it out to bring it out about successfully. So what happened on this date? A neurosurgeon who was new, a youngster like you, he decided not to prolong treatment on a brain dead patient. Two great human beings decided to repose faith in the profession by submitting themselves for organ transplantation. A hospital decided to make makeshift arrangements for transplantation and provide itself for doing the transplantation to us. The government machinery, which was not in position in those days, they decided to work it up and help us out. And God decided to plant a green signal to us, and the entire universe conspired to help us out. So all our guns fired well, and finally the first successful cadaveric organ transplantation in the form of 2 kidney transplantations came through at Wokhad Hospitals in Nagpur on the intervening night of the 4th and 5th of April 2013. Times of India. So the importance of this thing, it dawned upon the media also fully about 15 days late. They reported this on the 18th of April. Anyway, that did not matter to us, but certainly when it came in the newspapers, it definitely made a difference. People started taking note of it. Now, why this is important? Because this is not to glorify the concept or any person involved in it, but it is important because it did not happen overnight. As I said, it was not a known concept to anybody, and it was very difficult for us to persuade people about everything. So it involved a multi-pronged approach with unflinching vigilance over a period of years. As I tell you, 2001 is the first live donor kidney we did, and after 12 years, that is in 2013, we could do a first deceased. So 12 years we took to almost bring this concept into fruition. And this lady here, she was my boss. She was the first secretary of Zonal Transplant Coordination Committee, of the first ever Zonal Transplant Coordination Committee in the country. That was in Mumbai. She used to continuously coax, we should take it up, because this is something wherein organs are being wasted. So she was completely hammering me with this concept, and I was on the lookout. So ultimately, what happened was something like this. The persuasion and the persistent efforts of multiple ants, they enabled them to lift a huge log of wood, as you can see here in this picture. And we were ant-like in those days, and together we could lift this Herculean concept and make it happen. So what were the teething problems? As I said, the concept was not known. There was doubt and skepticism about whatever we said. There was no clarity on policies. The government was not sorted out about what it has to do, how much forthcoming it has to be. The cadaver diagnosis, there was no brain death certification committee, and everything was totally nil. There were repeated breakdowns. So many times we tried to convince, but something or the other kept on coming in, and we could not really bring it to fruition. The belief that it can be done, it kept us going. The can't, we had to turn it into can. The T of the can't was converted to transplantation. So we can transplant. What the belief in us that kept us going. The belief that it can be done, it kept us going. The can't, we had to turn it into can. The T of the can't was converted to transplantation. So we can transplant. What was the belief in us that kept us going. The can't, we had to turn it into can. The T of the can't was converted to transplantation. So we can transplant.
So when patients came to us, we had no prior database to reassure them कि हमने इतने किए हैं तो आप करा लीजिए हमसे, या इतने इतने लोगों ने दिए हैं तो आप उनका उदाहरण लीजिए. हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर उन लोगों ने हम पे बिलीव किया और हमने किया. तो पहला जो हमने किया था 2007 में किया था, उसमें 2 लोगों को हमने 2 किडनियां लगाई थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो पहला था और हमारा प्लेन क्रैश लैंड हो गया. क्रैश लैंड इसलिए हो गया कि पहली किडनी ऑन टेबल पे ही अक्यूटली रिजेक्ट हो गई थी, एंड दैट लेडी वाज अ सेकंड ट्रांसप्लांट. उसका पहला एक बार हो चुका था तो उसको हाइपर अक्यूट रिजेक्शन हो गया था. दूसरी किडनी 7 दिन चलने के बाद फिर फेल हो गई थी, तो वो पहला एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो गया. उसके बाद 6 साल लगे हमको 2007 से 2013 तक फ्रॉम नॉन सक्सेस टू सक्सेस पहुंचाने के लिए 6 साल लग गए. अब वो 6 साल के बाद जब हम करने लग गए तो इट वाज लाइक अ प्लेन टेकिंग ऑफ फ्रॉम एन अनप्रिपेयर्ड रनवे, क्योंकि एज आई सेड देयर वाज नो इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हमको प्लेन तो उड़ाना ही था, तो हमने खुरदरी जमीन पे से उड़ाना चाहा और सक्सेसफुली उड़ा सके. और फाइनली 5 अप्रैल को हमने कर लिया. तो अमित सिंह नाम का जो डोनर था, वो बंदा 18 साल का था बच्चा, हेड इंजरी की वजह से वो गुजर गया. उसके पिताजी आगे आए और न्यूरोसर्जन को बताया. न्यूरोसर्जन ने हम तक बात पहुंचाई, हमने वो कर दिया. तो पहला अंग जो हमने लगाया वो एक मुस्लिम लड़की थी कामठी की और एक हिंदू लड़का था सीआरपीएफ अमरावती का. तो जैसे मैंने कहा, वो ऑर्गन्स आए कहाँ से और मिले किसको? जिंदगी भर हम पालते रहते हैं, भाई हम इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, इस रिलीजन वाले को देंगे, इस कौम वाले को नहीं देंगे, और मरणोपरांत हमारे हाथ कुछ नहीं रह जाता. जो ब्रह्म डिसाइड करेगा, जो भगवान डिसाइड करेगा, जो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, उसके हिस्से में वो हमारा अंग जाता है. तो इस तरह से वसुदैव कुटुंबकम का जो नारा है वो सही मायने में हमने फॉलो करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, और बस निस्वार्थ रूप से हमारे अंगों को प्लेज करना चाहिए. तो शुरुआत जो है वो बहुत जरूरी है. वहां से नागपुर पहुंचते पहुंचते 16 साल लग गए, और नागपुर से आसपास नागपुर के पहुंचने में 2-3 साल और लगे, और छत्तीसगढ़ में तो आज भी कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो रहा है. तो इसका कारण यही है कि लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है. एक छोटा सा हमारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे किडनी ट्रांसप्लांटेशन में एक ग्रीन कॉरिडोर जो है उसके लिए लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है. और ये जानकर बहुत खुशी होगी कि केरला जो है, जहाँ पे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बहुत आगे बढ़ चुका है, वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ पे सबसे पहला जो ग्रीन कॉरिडोर था वो हनुमान जी ने बनाया था, जब उन्होंने संजीवनी बूटी जो है वो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए हिमालय से केरला तक पहुँचाई थी. तो इस तरह से प्रेरक है हमारे लिए. फिर हमने कई सारा ग्रीन कॉरिडोर कई बार विदर्भ में अमरावती से चंद्रपुर से ऑर्गन्स लाने ले जाने में ये किया, और अब तो ये बहुत आम हो चुका है. हम लोग ग्रीन कॉरिडोर बाय एयर भी किडनीज और हार्ट को चेन्नई बम्बई पहुंचाते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा रोल हमारे मीडिया का रहा है. मीडिया ने सब हमारी जो जो कृतियाँ हमने करी हैं वो लोगों तक पहुँचाई हैं. साथ ही साथ अब जो उड़ान भर के हम लोग ऑर्गन्स को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं तो उसमें कोलेटरल डैमेज भी होता है कई बार. एक 2008 की बात है जब एक पूरी ट्रांसप्लांट टीम जो थी शिकागो से लंग्स लेने के लिए पहुंची थी, तो प्लेन क्रैश हो गया था, तो 8 के 8 लोग मर गए थे. और इस तरह से डॉक्टरों को अपनी जान पर खेलकर भी ये सब करना पड़ता है.
आप लोगों से बस यही हमको उम्मीद है कि आईसीयू में आपका कोई भी टर्मिनली इल पेशेंट हो तो आप डॉक्टर से पूछ कर हैरान करिए कि यदि ब्रेन डेथ है तो इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। ब्रेन डेथ भले आपको ना बताया जाए पर आप पूछिए, डेथ के बारे में जब भी आपको बताया जाए तो आप ब्रेन डेथ है क्या पूछकर उस कंसेप्ट को आगे ले जाने के लिए पूछताछ करिए और कोशिश करिए। ऑर्गन डोनेशन रेट्स हमारे यहाँ बहुत कम है। अमेरिका में यदि 10 लाख लोगों में 20 लोग देते हैं तो इंडिया में 10 लाख लोगों में से केवल 0.5 लोग देते हैं। तो इसको आगे बढ़ाना, अमेरिका के लेवल तक ले जाने के लिए हमको ये ज़रूरी है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम लोग ये करें। एक ड्राइविंग लाइसेंस में भी हमारा आजकल विल आ जाएगा, इसमें यदि हमारा लिखा होगा ऑर्गन डोनर है तो फिर किसी की सम्मति या किसी प्लेज की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक तरीका है स्वैप ट्रांसप्लांटेशन का, इसके बारे में लाइव डोनर के वक्त आपको बताएंगे डॉक्टर खांडेकर। मास मूवमेंट बनाइए इसको, वे फॉरवर्ड यही है कि आम आदमी इसको जाने। ZTCC रोटो नोटो को आप लोग स्ट्रेंथन करिए ताकि हमारे ऑर्गन्स को हम लोग सही वक्त पर सही समय में लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। बस इसी विश्वास के साथ और इसी यातना के साथ मैं आप लोगों को थैंक यू कहता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, इतने उम्दे तरीके से हमें ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताने के लिए। अपने अंगों को अपने साथ स्वर्ग मत ले जाइए, स्वर्ग भी जानता है कि यहाँ हमें इनकी ज्यादा जरूरत है। तो अब ऑर्गन डोनेशन के जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए और उससे जुड़ी हुई सारी मिथ्स और फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल सक्सेना। सर बहुत ही एनर्जेटिक और यंग फर्स्ट ट्रेंड लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है सेंट्रल इंडिया के। इन्होंने सबसे पहला डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट और पहला लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट सेंट्रल इंडिया में किया है। He has received many fellowships from Medanta, साउथ कोरिया। और सर अपनी लीडरशिप में अपनी टीम के साथ 25 लिवर ट्रांसप्लांट परफॉर्म कर चुके हैं विद सक्सेस रेट ऑफ 95%। So here we have डॉक्टर राहुल सक्सेना जो हमें बताने वाले हैं ऑर्गन डोनेशन के Thank you JCI Medicos for giving me this opportunity. So ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मैं एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, लेकिन आज जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ के बारे में मैं बताऊंगा। जस्ट अ मिनट। So can you please share your screen? Yes. Can you see my screen? Yes sir, we can. मैं बहुत ही जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जो डॉक्टर नहीं है, तो उनके जो अंगदान या अवयवदान से जुड़े जो सवाल हैं, जो गलतफहमियां हैं, जो तथ्य है, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। हम शुरू करेंगे ब्रेन डेथ या मेंदुमृत होने का क्या मतलब है। जैसा डॉक्टर कोलते ने ब्रेन डेथ के बारे में हमें थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं, तो एक्चुअली ब्रेन डेथ क्या है। तो जब किसी व्यक्ति का मस्तिष्क स्थायी रूप से काम करना बंद कर देता है तो उस कंडीशन को हम ब्रेन डेथ बोलते हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण है ब्रेन में गंभीर तरीके से चोट लगना, ब्रेन हेमरेज होना, ब्रेन में ट्यूमर होना या इन्फेक्शन होना। ब्रेन डेड व्यक्ति दिमाग से मर गया होता है, लेकिन उसका हार्ट यानी उसका दिल और उसका शरीर के बाकी सारे अंग काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज मेडिकल साइंस के अनुसार
एक आदमी की मौत तब नहीं होती जब उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसकी मौत तब होती है जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये जो ब्रेन डेथ का कंसेप्ट है, ये ऑर्गन डोनेशन के लिए, अंगदान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी व्यक्ति को ब्रेन डेड या मेंदु मृत जो हम बोलते हैं, वो कैसे घोषित किया जाता है, कैसे हमें पता चलेगा, या कैसे डॉक्टर डिसाइड कर पाएंगे कि फलाना मरीज जो है वो ब्रेन डेड है या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग मर गया है। तो इसके लिए एक एप्निया टेस्ट नाम का टेस्ट है जो किया जाता है, और इसको हर 6 घंटे में 2 बार ये जांच की जाएगी। दोनों बार जब ये जांच पॉजिटिव, गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त 4 डॉक्टरों की एक टीम है जो इसके बारे में डिसीजन लेगी और ये घोषणा करेगी, ये डिक्लेरेशन करेगी। अब मैं कुछ सादी चीजों के बारे में सब लोगों का ध्यान लाना चाहता हूँ। अगर मैं अपने किसी रिश्तेदार के अंगदान करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तो लोगों को लगता है कि उसका ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं, ये गलत बात है। किसी व्यक्ति के मरने के बाद ही उसके परिवार वालों से या परिजनों से अवयव दान की, अंगदान की बात की जाती है। तो अंगदान का या अवयव दान का विषय ही तब निकाला जाएगा जब डॉक्टरों के लिए ये कंफर्म हो जाएगा, जब वो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि ये पेशेंट जो है वो मर गया है, अभी जिंदा नहीं हो सकता, अब ये ठीक नहीं हो सकता। ब्रेन डेड व्यक्ति वापस जीवित हो सकते हैं। ये एक धारणा है लोगों की कि अगर हम ब्रेन डेड व्यक्ति है, हमारा पेशेंट है, कोई ब्रेन डेड हो गया है, डॉक्टरों ने हमें बता दिया है कि ये ब्रेन डेड है, फिर भी अगर हम इलाज कंटिन्यू रखें, पेशेंट को जबरदस्ती वेंटिलेटर पे रखें, तो शायद अगले 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वो पेशेंट जीवित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, ब्रेन डेड व्यक्ति जो है वो जीवित नहीं हो सकते, ये गलत है। कोमा और ब्रेन डेड अलग अलग स्थितियां हैं। तो कोमा में अगर कोई पेशेंट है तो वो पेशेंट कोमा से बाहर आ सकता है, लेकिन ब्रेन डेड व्यक्ति मर गया है, वो वापस जीवित नहीं होता। अंगदान या अवयवदान करने के बाद जो ऑर्गन्स हैं वो बेचे जाते हैं। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि एक हॉस्पिटल में हम अपने पेशेंट का अंगदान करेंगे या उनके ऑर्गन्स डोनेट करेंगे, उसके बाद में हॉस्पिटल जो है, जो कुछ अमीर लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं या कोई पॉलिटिशियंस है या फिर कोई नामी लोग हैं, उनको प्रेफरेंस देके उनको हमारे ऑर्गन्स दे देगा। ये बात पूरी तरीके से गलत है। किसी भी व्यक्ति के शरीर से निकाले हुए अंग या ऑर्गन बेचे नहीं जाते, बल्कि उनको जरूरतमंद मरीजों को आवंटित किया जाता है। सो बेसिकली इन ऑर्गन्स को अलॉट किया जाएगा। ये अलॉटमेंट का काम कौन करेगा? ये अलॉटमेंट या आवंटन का काम कोई प्राइवेट डॉक्टर नहीं करने वाला, ये कोई हॉस्पिटल नहीं करने वाला। जैसे डॉक्टर कोलते ने बताया, ये अलॉटमेंट या ये आवंटन का काम जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी ZTCC करती है। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। डॉक्टर संजय कोलते इसके सेक्रेटरी हैं, मैं इसका जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इसमें किसी डॉक्टर का, प्राइवेट डॉक्टर का, प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई से नहीं होता। डोनर परिवार को अवयवदान करने का खर्चा लगता है। अगेन ये गलत बात है। ऑर्गन डोनेशन एक निशुल्क प्रक्रिया है। डोनर परिवार को अपने डोनर के ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है। अभी अंगदान करने के लिए डोनर परिवार को रेसिपिएंट की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमने कई बार ये देखा है कि जो डोनर की फैमिली उसके ऑर्गन्स डोनेट करना चाहती है, वो हमसे बोलते हैं कि इसके बदले में हमें कितना पैसा मिलेगा। सो ऐसा नहीं है। अब जैसा सर ने बताया, जैसा हम सबको पता है, अंगदान, अवयवदान एक निस्वार्थ कार्य है जो डोनर परिवार की अपनी इच्छा से होता है। ऐसा करने के लिए उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा करने के लिए डोनर के परिवार को रेसिपिएंट की तरफ से कोई आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। किसी भी तरह का पैसा लेना देना इस प्रोसेस में कानूनन गलत है। अगला सवाल अगर हम आए, अवयवदान करने से डोनर के शरीर में विकृति आ सकती है और उसकी अंत्येष्टि विलंबित हो जाती है। तो अगेन ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है। हमसे पेशेंट के रिलेटिव पूछते हैं, हम अपने पेशेंट का के ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद में सब लोगों को पता चल जाएगा, बहुत गंदा दिखेगा, हम अंत्येष्टि के पहले उसका शरीर खराब हो जाएगा और उसकी जो अंत्येष्टि है उसको समय लगेगा, देर हो जाएगा उसमें। ऐसा नहीं है। शरीर के कोई भी ऑर्गन, शरीर से किडनी, लिवर,
हार्ट लंग्स निकालने के लिए उसी तरह से चीरा लगाया जाता है जैसा कि एक ऑपरेशन करने के लिए लगाया जाता है। और ऑपरेशन हो जाने के बाद सारे अवयव अंग निकाल देने के बाद उस चीरे को टाके लगाकर बंद कर दिया जाएगा। इसकी वजह से जो मृतक है, जो ब्रेन डेड डोनर है, उसके शरीर में कोई विकृति नहीं आएगी। और ये सारा प्रोसीजर जो है ये 24 घंटे के भीतर कर लिया जाता है। तो इसकी वजह से अंत्येष्टि की प्रक्रिया में कोई विलंब नहीं होगा। अगर डोनर और रेसिपिएंट दोनों एक ही शहर को बिलोंग करते हैं तो ये प्रोसीजर 6 घंटे में भी किया जा सकता है। तो ये एक और वो है। अब कुछ हमने सुनने में आया है, काफी सारे लोग हमसे बात करते हैं कि मेरा धर्म या मेरा धर्म है या मेरे कास्ट है, वो अंगदान करने की इजाजत नहीं देता है। फिर से वही बात, ये एक गलत धारणा है। दुनिया के सभी प्रमुख धर्म, हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, सिख, ईसाई, जैन, सभी धर्म अंगदान करने की इजाजत देते हैं। सभी में अंगदान करना एक अच्छा, एक श्रेष्ठ काम समझा जाता है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग अवयवदान नहीं कर सकते। अगेन ये गलत बात है। अंग दान करने की कोई उम्र नहीं है। सो छोटे छोटे बच्चों से लेकर 100 वर्ष तक की आयु वाले बुजुर्गों को अंगदान किए जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारी नागपुर में 2018 में जब हमने लिवर ट्रांसप्लांट करना शुरू किया था, तो हमारी एक डोनर 6 साल की बच्ची थी। उसके फादर जो थे वो पुलिस में कांस्टेबल थे। उनकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिर गई, और जैसे डॉक्टर साड़ा ने बताया, उस बच्ची ने ये एक्सीडेंट होने के महीने भर पहले एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जहां उसने अंगदान के बारे में लोगों को बताया था। और उसने अपने घर में आके अपने पिताजी से बोला था कि अगर कभी मुझे कुछ हो जाएगा पापा, तो मैं भी चाहती हूँ कि अंगदान किया जाए। तो 6 साल की बच्ची का उसने कठिन समय में उसके फादर ने ये डिसीजन लिया कि हम अंगदान करेंगे, और हमको उस बच्ची से 2 किडनी, हार्ट, लिवर मिला, और काफी सारे पेशेंट्स की हम जान बचा पाए। तो किसी की भी एज से, उम्र से ये निश्चित नहीं होता है कि वो अंगदान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये देखने के लिए मरीज के शरीर और विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं उनकी क्वालिटी देखी जाती है, योग्यता देखी जाती है, और हॉस्पिटल की टीम जो है इस बात का निर्णय लेती है कि ये डोनेशन के लिए फिट है या नहीं है। तो एज इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिंग। तभी किसी भी उम्र के व्यक्ति अगर वो चाहते हैं तो इस महान काम को कर सकते हैं। अगर मुझे पहले से कोई बीमारी है, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि हम करना चाहते थे लेकिन हमारे पेशेंट को शुगर की बीमारी थी, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, तो उसको लिवर की बीमारी थी या दिल की बीमारी थी, तो इसलिए हम वो अंगदान का प्रोसीजर नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम मेडिकल बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से कोई मरीज अंगदान नहीं कर पाएगा। प्रत्येक संभावित डोनर की जांच करके ये तय किया जाता है कि वो अंगदान के लिए, डोनेशन के लिए योग्य है या नहीं है। और अगर ऐसा हमें पता चलता है कि वो जो मरीज है उसको लिवर की बीमारी है, तो वो बाकी सारे अपने बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो दान कर सकता है। अगर उसे किडनी की बीमारी है तो किडनी छोड़ के बाकी ऑर्गन दान कर सकता है। तो ये सोचना गलत है कि अगर मुझे कोई बीमारी है, एक जनरल सी बीमारी है, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो मैं ऑर्गन डोनेट नहीं कर पाऊंगा। आपका बॉडी का कोई ना कोई अंग किसी दूसरे मरीज के काम आ सकता है। एक ब्रेन डेड व्यक्ति से कौन कौन से अवयव दान किए जा सकते हैं? किडनी, 2 किडनी होती है शरीर में, दोनों दी जा सकती हैं। लिवर दिया जा सकता है, पैनक्रियाज दिया जा सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि आम पॉपुलेशन में डायबिटीज की बीमारी बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ी है, क्योंकि लोग पिछले 6 महीने से लॉकडाउन हो रखा है, घर में लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट जो है वो एक बहुत ही उम्दा इलाज है। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, और उस इंसुलिन से जो डायबिटीज है उसका इलाज हो सकता है। हार्ट डोनेट किया जा सकता है, खून ले जाने वाली नसें डोनेट की जा सकती हैं, हार्ट के वाल्व डोनेट किए जा सकते हैं, फेफड़े, लंग्स डोनेट किए जा सकते हैं, छोटी अंतड़ी, बड़ी अंतड़ी की जा सकती है डोनेट। स्किन जो होती है, हमारी चमड़ी, अभी डॉक्टर समीर जागीरदार आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा आंखें और बोन्स जो है, हड्डियां जो है, वो भी डोनेट की जा सकती है। सो ये कुछ ये जो फोटो है उसमें दिखाया गया है क्या क्या चीजें हम डोनेट कर सकते हैं।
मुझे अपनी मृत्यु के बाद अवयव दान करने के लिए सिर्फ एक डोनर कार्ड भरने की जरूरत है। तो आज हमने देखा कि हमारे जेसीआई मेडिकोज जो है वो एक प्लेज सब लोगों से ले रहा है। बहुत सारे लोग डोनर कार्ड अपना भरवाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमने डोनर कार्ड भर दिया, हमने एक प्लेज कर ली है, तो जब अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारा जो हम ऑटोमेटिक तरीके से ऑर्गन डोनेट कर पाएंगे। ये गलत है। अपनी मृत्यु के बाद अंग दान करने के लिए सिर्फ एक डोनर कार्ड भरना पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। आपके नजदीकी परिवारजनों को इसके बारे में पता होना चाहिए। आपने, अगर आपकी इच्छा है कि हम कुछ हो जाने के बाद अपने ऑर्गन डोनेट करें, तो आपने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को ये बताना बहुत जरूरी है। इंडिया में ऑप्ट इन सिस्टम है, जिसमें यह है कि जब तक मरीज के परिवार वाले परमिशन नहीं देंगे तब तक हम ऑर्गन डोनेट नहीं कर पाएंगे। आपकी कितनी भी इच्छा है, आप कुछ भी करो, लेकिन फिर भी आप ऑर्गन डोनेट नहीं कर पाओगे। जीवित व्यक्ति, अब ये हम अभी तक बात कर रहे थे ब्रेन डेड या मेंदू मृत लोगों की। एक सवाल यह है कि क्या जीवित आदमी, मैं हूं, हम लोग हैं जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम कोई ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? हाँ, हम ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। एक जीवित व्यक्ति अपने नजदीकी रिश्तेदार को ऑर्गन या डोनेट कर सकता है, अंगदान कर सकता है। क्या क्या डोनेट कर सकता है? तो लिवर का एक हिस्सा, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा डोनेट किया जा सकता है। एक किडनी डोनेट की जा सकती है। तो ये जीवन का चक्र है। दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं होता। गीता बोलती है जो यहाँ है वो यहीं रहेगा। तो इसी तरह हमारे ऑर्गन्स भी हम अपने साथ ले नहीं जाना चाहिए। अगर हम उन्हें किसी दूसरे को दें तो हम उनकी आंखों से, उनके शरीर से वो सब कुछ कर पाएंगे जो शायद हम इस जिंदगी में खुद नहीं कर पाए हैं। और मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक नई शुरुआत है। अगर हम इस बात को समझ सकें और अपने जो अंग है, अपने अवयव को दान करने के बारे में सोच सकें। धन्यवाद। थैंक यू राहुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, मृत्यु किसी भी चीज का अंत नहीं, एक शुरुआत है। और आपने बड़े ही उत्तम तरीके से हमारी शंकाओं को दूर किया है। नाउ वी हैव विद अस अ वेरी जिस्फुल स्पीकर, डॉक्टर समीर जहांगीरदार सर, जो हमें स्किन डोनेशन, बैंकिंग और उसके यूजेस के बारे में बताएंगे। सर एक प्लास्टिक सर्जन है जो पिछले 18 साल से इस प्रैक्टिस में है। इन्होंने कैडेवरिक स्किन बैंकिंग को सेंट्रल इंडिया में लाया है एंड ही इज द इंचार्ज ऑफ स्किन बैंकिंग। सर जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA के, AMS के और सेंट्रल इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स। सर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस के मेंबर हैं। तो सर आज हमें स्किन डोनेशन, उसकी बैंकिंग और उसके यूजेस के बारे में बताएंगे। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर पारुल। सबसे पहले मैं जेसीआई मेडिकोज नागपुर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपके इस बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करके कुछ बात करने का मौका दिया। सो थैंक यू वेरी मच जेसीआई मेडिकोज नागपुर। मेरा आवाज आ रहा है? मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ जी सर। ओके ओके। सो आज हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर कोलते, इनफैक्ट सभी स्पीकर्स ने बताया कि ऑर्गन डोनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एक गिफ्ट फॉर लाइफ रहती है, गिफ्ट ऑफ लाइफ फॉर गिफ्ट ऑफ ऑर्गन्स। अपने मौत के बाद भी आप किसी को जिंदा रख सकते हैं। और आप यकीन मानिए, आप एक व्यक्ति को अगर जिंदा रखेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि उस एक व्यक्ति पे उसका पूरा परिवार डिपेंडेंट रहता है। तो आप जब वो एक व्यक्ति को बचाते हैं तो पूरे परिवार को आप बचाते हैं। सो कितनी जाने आप एक ऑर्गन डोनेट करके एक व्यक्ति को बचा सकते हैं, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सो ये बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। जैसा कि डॉक्टर सक्सेना सर ने बताया, कोलते सर ने बताया, बहुत सारे बॉडी के अवयव डोनेट किए जा सकते हैं। जैसे कि आईज है, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, पैनक्रियाज है, स्नायु पेशी है, ब्लड वेसल्स है एंड सो ऑन। एक आदमी द्वारा, अगर मैं डोनेट करता हूं मेरी मृत्यु पश्चात, तो मैं कम से कम 50 लोगों की जान बचा सकता हूं या उनको फायदा पहुंचा सकता हूं। इतना ज्यादा रिसाइकलिंग हो सकता है एक ह्यूमन बॉडी से। हमारे इंडिया में एक अमोल जुनेजा नाम के व्यक्ति थे। 24 जनवरी 2013 को, जिस 20 साल की उनकी उम्र थी, उनके मृत्यु के पश्चात उनके मैक्सिमम
अवयव डोनेट किए गए और उन्होंने 34 लोगों की जान बचाई है। ये इंडिया का रिकॉर्ड है कि एक व्यक्ति से मैक्सिमम ऑर्गन डोनेट करके कितनी ज्यादा डोनेशन दिए गए। सो एक आदमी और 34 लोगों को फायदा। सो इसका ये मैग्नीट्यूड है कि आप एक प्लेज भर देंगे तो आप कितने लोगों को फायदा पहुंचा पाएंगे। आज मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कि स्किन डोनेट हो सकती है क्या, चमड़ी डोनेट हो सकती है क्या। लेकिन चमड़ी डोनेट करने की डिटेल्स जानने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चमड़ी डोनेट करना क्यों जरूरी है और आप किस तरह से किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं चमड़ी डोनेट करके। जब आप ये समझ लेंगे तो आपको बाकी का जो हिस्सा है प्रेजेंटेशन का वो बहुत आसानी से समझ में आएगा और उसका महत्व आपको समझ में आएगा। अगर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अगर आप डाटा देखें तो भारत में सालाना 70 लाख बर्न इंजुरी के केसेस आते हैं, जलने के केसेस आते हैं 70 लाख। और अनफॉर्चुनेटली इसमें से आधे, लगभग आधे 34 लाख लोग मर जाते हैं, यानी 50% मॉर्टेलिटी। इसमें जो 70%, 70% लोग रहते हैं वो 15 से 35 साल की उम्र के रहते हैं, जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप रहता है कि कोई परिवार का जो सदस्य सबसे ज्यादा मेहनती रहता है या काम करने वाला रहता है, वो ये एज ग्रुप है 15 से 35। और ऐसे पेशेंट 70% रहते हैं बर्न्स वाले। 5 में से 4 व्यक्ति, एक तो महिला होती है या तो बच्चा होता है। तो आप सोचिए जब बर्न इंजरी किसी के परिवार में हो जाती है तो उसके परिवार को कितना ज्यादा उसके लिए भुगतना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली जब टर्चरी बड़े हॉस्पिटल में ये बर्न्स के पेशेंट पहुंचते हैं तो 60% यानी 60% लोग जो है ये मेजर बर्न्स कहलाते हैं। मेजर बर्न्स का मतलब है अपने बॉडी के हिस्से को प्रतिशत में बांटा गया है। मेरे एक हाथ की प्रतिशत है 9%, दूसरा हाथ 9%। ऐसा जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कैलकुलेट करते हैं कि उसके शरीर का कितना हिस्सा जल गया है। तो जब मैं मेजर बर्न्स बोलता हूं तो वो 60% जला हुआ रहता है। एक इंसान अगर 15% जलता है तो उसको हॉस्पिटल की एडमिशन की जरूरत रहती है। अगर 40% जल जाता है, 40% जल जाता है तो उसको सीरियस कहलाया जाता है। और 40% के बाद जितना परसेंटेज बढ़ेगा उतना उसके जिंदा रहने के चांसेस कम होते जाते हैं। यानी 60% जो जला हुआ इंसान है उसके जिंदा रहने के चांसेस मात्र 40% है। सो ये उसकी सीवियरिटी रहती है, इसका महत्व रहता है। आपने अगर किसी को देखा है आपके घर में, परिवार में या पहचान वालों में किसी को बर्न्स की इंजरी हुई है तो आपने देखा होगा किस हालत में से वो पूरा परिवार गुजरता है। परिवार को छोड़िए, वो पेशेंट बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मौत क्यों आती है? क्योंकि वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कैच करता है जलने की वजह से। ऐसे पेशेंट को प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, बहुत दिन तक हॉस्पिटल रखने की जरूरत रहती है, क्योंकि बार बार सर्जरीज, बार बार एनेस्थेसिया, बार बार ड्रेसिंग किया जाता है। अगर कोई इंसान बच भी जाता है तो उसको कॉन्ट्रैक्चर्स यानी व्यंग डेवलप हो जाता है। और उसका खर्चा आप अगर देखेंगे तो आपको पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि कम से कम मेजर बर्न्स का बिल निकलता है 10 लाख, 15 लाख, 16 लाख एंड सो ऑन। तो ह्यूज ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा खर्चा बर्न्स के ट्रीटमेंट के लिए लगता है। तो इस बैकग्राउंड पे इन जले हुए लोगों को बचाने के लिए स्किन बैंक का कंसेप्ट आया है। नागपुर में 2014 में हमने नागपुर की पहली स्किन बैंक रोटरी क्लब ऑफ नागपुर के साथ और ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल के साथ शुरू की थी। अभी वो शिफ्ट होके जीएमसी नागपुर पे तरफ जा रही है। सो अभी फिलहाल उसका 1 या 2 महीने के लिए शायद कार्य स्थगित किया गया है, लेकिन वो शिफ्टिंग में है, जीएमसी में जा रही है। जब ये स्किन बैंक हमने चालू की थी तो वो भारत की सिर्फ चौथी स्किन बैंक थी। तो ये स्किन जब हम डोनेट करते हैं किसकी जान बचाता कैसा है, उसका लॉजिक ऐसा है। आप इमेजिन करिए आपकी खेती है, फार्म हाउस है आपका, उसके आजू बाजू में कंपाउंड वॉल आपने बना के रखी और उसका एक हिस्सा ढह गया है। अब क्या होगा? आपने जो फसल उगाई है उसको खाने के लिए बाहर के जानवर सब अंदर आ जाएंगे, क्योंकि उनको कोई अटकाव नहीं रहता है, सब खुला दरवाजा रहने की वजह से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। एग्जैक्टली ऐसे बर्न्स में होता है, जलने के बाद होता है। हमारी जो वॉल है शरीर की, जो अपनी चमड़ी है, वो टूट जाने की या जल जाने की वजह से बाहर के जंतु जो है, इन्फेक्शन, वो अंदर आ सकते हैं और अपने अवयव को, एक एक अवयव को खत्म किए जाते हैं और इस तरह से वो पेशेंट की मौत होती है। जब आपका फार्म हाउस की दीवार ढह जाती है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए नई वॉल लगाएंगे। उसी तरह से अगर हमारी बॉडी की वॉल जो है, चमड़ी, हम किसी तरह से दूसरी चमड़ी से पैचअप कर दें
तो हमको एक टेम्पररी रिलीफ मिल सकती है, बाहर का जो भी इन्फेक्शन अंदर आ रहा है उसको अटकाव हो सकता है, और जो इन्फेक्शन शरीर में चला गया है उसको फाइट करने के लिए हमको समय मिल सकता है। बस यही चीज करती है जब आप स्किन डोनेट करते हो और किसी के लिए वो यूज होती है, आप उसके शरीर के ऊपर फिर से वॉल बनाते हो और उसकी जान बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हो। तो ये चमड़ी देने के बाद फायदे क्या होते हैं? मुझे याद है मैंने पहला जब स्किन ट्रांसप्लांट किया था नागपुर में, 10 साल की लड़की थी, ऑटिस्टिक यानी मतिमंद लड़की थी, अमरावती से आई हुई थी। मैं जब भी वार्ड में जाता था तो मेरे आहट से ही उसका रोना चालू हो जाता था, क्योंकि उसको मालूम था ये डॉक्टर आएगा, ड्रेसिंग करेगा, कुछ तो भी हाथ लगाएगा, मुझे बहुत पेन हो जाएगा। पूरा वार्ड सिर पे लेती थी, उसके पेरेंट्स बेचारे परेशान थे। हमने इसको स्किन ट्रांसप्लांट किया, मुंबई से तब ग्राफ्ट मंगाया था। उसके दूसरे दिन जब मैं पहली बार वार्ड में गया तो वो बच्ची उठ के गुड मॉर्निंग डॉक्टर करके मुझे विश कर रही थी। सो इतना ड्रास्टिक डिफरेंस रहता है पेन रिलीफ में। जो जख्म रहती है उसके ऊपर कवर आने के बाद, जो हवा है या बाकी सब इरिटेंट्स है, उसकी वजह से जो पेन होता है पेशेंट को बिल्कुल बंद हो जाता है। जलने के बाद अपने शरीर से जो स्त्राव होता है, खून, पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, ये सब चीजें बाहर जाती है, उसको अटकाव मिल जाता है, अपनी एनर्जी बढ़ती है, इन्फेक्शन बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल में हो जाता है। अगर ये पेशेंट को उसकी खुद की बॉडी की चमड़ी निकालने के बाद में यानी स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत है, तो आप उसको बचाव करते हो, उसकी चमड़ी बचाते हो किसी और की दी हुई चमड़ी लगाने से। और आप देखिए जो इंसान की साइकोलॉजिकल से जो हालत रहती है उसमें बहुत ज्यादा सुधार होती है। जब स्किन ट्रांसप्लांट हो जाता है, जो जो डोनेट की हुई चमड़ी दी लगाई जाती है, तब इसके नंबर ऑफ ड्रेसिंग्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ सर्जरीज कम हो जाती है, उसको दवाइयाँ कम लगती है क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल में आता है, पेन रिलीफ के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है वो कम हो जाता है, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, और इसकी वजह से जो उसका खर्चा है पेशेंट का ट्रीटमेंट का, इलाज का, वो बहुत ही बड़े हद तक कम हो जाता है। अब कौन स्किन डोनेट कर सकता है? 18 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति स्किन डोनेट कर सकता है, महिला हो पुरुष हो कोई भी उसको दे सकता है। सिर्फ एक शर्त है कि डेथ के बाद, मृत्यु के पश्चात आपको 6 घंटे के अंदर ये स्किन हार्वेस्ट कर लेनी चाहिए। 6 घंटा गोल्डन पीरियड है, उसके अंदर आप अगर स्किन डोनेट कर पाए तो ही ये एक्सेप्ट की जाती है। ये स्किन कहाँ से ली जाती है, कौन से पार्ट से ली जाती है? हाथ और पैर, ये दो मेन जगह हैं जहां से चमड़ी ली जाती है। और पीठ पे, अगर कोई पेशेंट कंसेंट देता है तो पीठ पे से भी ये चमड़ी ली जा सकती है। कौन व्यक्ति नहीं दे सकता, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? अगर आपको एचआईवी है या हेपेटाइटिस हो गया हो, या आपको चमड़ी की बीमारी है, या एडवांस कैंसर है, जॉन्डिस है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, या आपको बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन है किसी चीज का, लंग्स का या कहीं से, हम उसको सेप्सिस बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति स्किन डोनेट नहीं कर सकते। फिर होता क्या है, अगर एक किसी इंसान की स्किन ले ली तो उसके बाद क्या होता है? तो इसको प्रोसेस किया जाता है स्किन बैंक में, उसको 21 दिन लगते हैं। इसमें हम उस दी हुई चमड़ी, डोनेट की हुई चमड़ी को यूजेबल बनाते हैं, उपयोग करने लायक बनाते हैं, और उसको स्टोर करने लायक बनाते हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर कोलते सर ने और डॉक्टर सक्सेना सर ने बताया था कि कुछ अवयव जो है सिर्फ कुछ घंटों में ही यूज करने के लिए की जरूरत रहती है। जैसे हार्ट 4 घंटे में, लीवर शायद 6 से 8 घंटे में। आईज अगर आप डोनेट करते हैं, आंखें डोनेट करते हैं, तो उसको 3 दिन में इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन स्किन एकमात्र ऐसा अवयव है, अवयव यानी टिश्यू है, मांस है, जो स्किन बैंक में 5 साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तो दिस इज यूनिक, एक अकेला अवयव है जो ये प्रॉपर्टी रखता है, ये कैरेक्टरिस्टिक रखता है। 5 साल तक आप कभी भी स्किन बैंक से निकाल के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वो ग्राफ्ट लगा सकते हैं। जितने भी हमने स्किन डोनेशन लिए, जब हमने स्टार्ट किया था, ये कंसेप्ट टोटली न्यू था नागपुर में। लोगों को पता ही नहीं था स्किन डोनेट हो सकती है करके। जब पता लगने लगा तो पहला सवाल और सबसे ज्यादा कॉमन पूछा जाने वाला सवाल ये था कि भाई चमड़ी निकालेंगे तो कैसा दिखेगा? हमारे घर में बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको ये बॉडी कैसे दिखाएंगे, अंदर के अवयव कैसे दिखाएंगे? मुझे याद है एक इंसान ने मुझे बताया था कि हम लोग कामठी के ब्रिज से जा रहे थे, कनान के ब्रिज से जा रहे थे, तो मुझे एक भैंस की चमड़ी निकाली हुई स्केलेटन उनको नीचे दिखा था, जो लेदर वर्क के लिए निकाले। वो वैसा सीन क्रिएट हो जाएगा, उनको वो डर लग रहा था। कुछ लोगों को ये शक रहता है कि स्किन तो दे देंगे हम, लेकिन हमारी जो रिचुअल्स है, बॉडी को नहलाना है, मृत व्यक्ति को नहलाना है, पूजा करना है, जो भी रिचुअल्स है वो हम पूरे नहीं कर पाएंगे। तो ये सब गलत धारणा है। स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल ही व्यंगत क्रिएट नहीं होता है। इमेजिन करिए आपके पास एक रजिस्टर है 200 पेज का, इतना इतना मोटा रहेगा वो, उसमें से सिर्फ 2 पेजेस आपने ऊपर के उठा लिए तो कितना थिकनेस जाएगा उसका? कुछ भी नहीं।
शरीर का कोई हिस्सा जल जाता है छोटा सा, तो एक घोघला आता है, वो घोघले की चमड़ी अगर निकाल दे तो कितनी पतली रहती, बस उतना ही चमड़ी का हिस्सा डोनेशन में लिया जाता है, पूरी की पूरी चमड़ी नहीं निकाली जाती, इसलिए उसमें कोई भी व्यंग क्रिएट नहीं होता है। ये एक्चुअल पिक्चर है नागपुर में जो स्किन डोनेशन किया था उसका। आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही एक फिल्म जैसा छोटा सा पार्ट स्किन का डोनेट किया जा रहा है, और जो बचा हुआ चमड़ी है वो इंटैक्ट है, यहाँ पे सिर्फ एक व्हाइट पैच थोड़ा सा क्रिएट होता है, दैट्स ऑल। ये दाता जो रहता है, ये डोनर रहता है, ये मृत है, इसे ब्लीडिंग या कोई पानी बाहर आना यहाँ पे नहीं होती, कोई भी गलत सीन क्रिएट नहीं होता है। ये और एक है फोटोग्राफ, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, इसे बहुत ही शीघ्रता से स्किन को हार्वेस्ट किया जा सकता है, स्किन को लिया जा सकता है। जब स्किन डोनेट हो जाती है तो फिर भी कुछ भी व्यंग क्रिएट ना होने के बावजूद हम उसको अच्छे से रिस्पेक्टफुली ड्रेसिंग करके रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देते हैं। फिर एक और सवाल है कि स्किन तो डोनेट करनी है हमें, लेकिन बॉडी को कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल, वहां पे कैसे ऑपरेशन करिए, अभी सब घर में बहुत गलत सीन है, हम बॉडी तो नहीं लेके जा सकते, इसकी कोई जरूरत नहीं। जैसे आइज के लिए टीम घर में आके आइज हार्वेस्ट करती है, वैसे चमड़ी के लिए भी स्किन बैंक से टीम आती है और वो आपके घर में ही स्किन दान करके ले जाती है। सो आपको हॉस्पिटल में बॉडी लेके जाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। ये कुछ फोटोग्राफ है, लेफ्ट साइड में आपको जो फोटोग्राफ दिख रहे हैं ये दो, ये जले हुए इंसान के फोटोग्राफ है, एक्चुअल उनकी जख्म, ये नागपुर के ही फोटोग्राफ है। ये इनको स्किन ग्राफ जो डोनेट की हुई थी वो लगाने के बाद का हीलिंग दिखा रहा है। एक और फोटोग्राफ है, देखिए सीवियर बर्न है चेस्ट पे और पेट पे पूरा, ये लेडी जल गई है, उनको ये जो आपको जाली दिख रही है एक्चुअली कैडेरिक स्किन ग्राफ्ट डोनेट की हुई चमड़ी लगाई गई है, और उसको हील होने के बाद आपको इस तरह से नजारा दिखता है। आज तक नागपुर में जब तक स्किन बैंक लास्ट 2-4 महीने तक चल रही थी तब तक 42 लोगों ने स्किन डोनेट की है, और 15 कॉल्स आए थे, लेकिन उनको हमने नहीं बोला था, जो मैंने अपनी कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया कि इनसे स्किन नहीं ली जा सकती, उन लोगों को ऐसे लोग 15 निकले, और ये डोनेट की हुई चमड़ी हमने 45 लोगों में सक्सेसफुली। पर सबसे गौर करने वाली बात ऐसी है कि 12 पोटेंशियल डोनर्स थे जिन्होंने आइज भी डोनेट कर दिया, लीवर भी डोनेट किया, किडनी भी डोनेट की, लेकिन चमड़ी के लिए मना कर दिया, नहीं हम चमड़ी मना नहीं कर सकते, बाकी सब करेंगे लेकिन चमड़ी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था चमड़ी पहले तो डोनेट की जाती है, या तो उनको डर था मन में कि वो डिसफिगरमेंट व्यंग क्रिएट कर देगा। इसीलिए स्किन डोनेशन के बारे में, स्किन बैंकिंग के बारे में, डोनेट की हुई चमड़ी के इस्तेमाल के बारे में लोगों में जन जागृति फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी। हम लोगों को मालूम तो रहता है, लेकिन हमको उसको और फैलाना जरूरी है, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। ऐसा बोलते हैं कि महज सूरज निकलने से सवेरा नहीं होता, महज सूरज निकलने से सवेरा नहीं होता है, आंखें भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए। सो स्किन डोनेशन एक जले हुए इंसान के लिए मदद ही नहीं, जीवनदान साबित हो सकता है। ये बहुत ही नोबल और जान बचाने वाला एक कार्य है। जरूर इसके बारे में आप अपना नॉलेज दूसरों को दीजिए, जन जागृति कीजिए, और जब आपको मौका मिले या आप प्लेज कर रहे हो तो स्किन डोनेशन के लिए भी टिक मार्क करें। थैंक यू। थैंक यू समीर सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट, इन सब हार्ट ट्रांसप्लांट, इन सब चीजों के बारे में फिर भी बहुत कुछ पता है, लेकिन स्किन डोनेशन, स्किन बैंकिंग ऐसा होता है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। एंड इतनी डिटेल में जिस तरह से आपने हमें जागरूक करा है, आई डोंट थिंक कि बीइंग डॉक्टर्स आल्सो वी आर दैट वेल अवेयर। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमें ये बताने के लिए। So now we're welcoming our last speaker who would be speaking on live kidney donor transplant. Dr. Ashwini Kumar sir, जो nephrologist और transplant physician है केयर हॉस्पिटल में, he is a gold medalist DNB nephrology और सर प्रेसिडेंट नेफ्रोलॉजी सोसाइटी के और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर के। सर आज हमें लाइव किडनी डोनर ट्रांसप्लांट के बारे में जागरूक करेंगे। सो सर, ओवर टू यू। धन्यवाद डॉक्टर पारुल, धन्यवाद JCI मेडिको।
ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इस प्रोग्राम का कि हम ऑर्गन डोनर्स के बारे में समझें और डोनेशन के बारे में समझें और प्रत्यारोपण के बारे में समझें। जैसे मिसेस मंत्री ने शुरुआत में कहा, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। जो मेरा हिस्सा है, जो जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो है जिंदगी के साथ भी, क्योंकि ये लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट ये सबसे पुराना प्रोग्राम है दुनिया में। 1954 में शुरू हुआ और अब ये सबसे बेहतर, सबसे वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट है। और इसी से सीख लेके फिर दूसरे ऑर्गन्स का धीरे धीरे ट्रांसप्लांट शुरू हुआ, लीवर का शुरू हुआ, हार्ट का शुरू हुआ और अब स्किन तक और पैनक्रियास तक बात पहुंची है। तो ये एक पायनियरिंग प्रोग्राम है और हमारे देश में गणेश जी का नाम लेके हम सब शुरू करते हैं और गणेश जी भी एक एग्जाम्पल है सबसे पहले प्रत्यारोपण का, जिनका सिर का प्रत्यारोपण हुआ था। तो उनका नाम लेके हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो रिकॉर्डेड ट्रांसप्लांट, सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट 2 जुड़वा लोगों के बीच में हुआ था और 1954 में हुआ था। और उसके बाद इस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद कई सारे एडवांसमेंट्स हुए, कई दवाइयाँ बनी, कई दवाइयाँ ऐसी आई जिसमें पूरा चेहरा बदल दिया। साइक्लोस्पोरिन आने के बाद सक्सेस रेट इतना इम्प्रूव हो गया कि अब ये एक अब हम ये सोच रहे हैं कि हम जो लेंथ ऑफ सक्सेस है, जो किडनी कितनी ज्यादा चलेगी, इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा विचार करने लगे हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट हम कब करते हैं? हम याद रखिए, हम लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा कैडेवर से हट के लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। तो जब डायलिसिस शुरू हो जाता है, किडनी हमारी जब फेल हो जाती है, 10% से कम काम कर रही है, उस समय डायलिसिस शुरू करते हैं। और कभी कभी हम जब हम जानते हैं कि किडनी हमारी 11-12% है, 15% से कम है और जरूर 10% के नीचे जाने वाली है और डायलिसिस हमको लगने वाला है, हम डायलिसिस के जाने से पहले भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट। तो प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट मतलब हम डायलिसिस पे पहुंचने से पहले ही ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के लिए क्या जरूरी है? थोड़ा थोड़ा सभी लोगों ने बताया है ट्रांसप्लांट के लिए क्या जरूरी है। कैडर या फैमिली डोनर की बात कर रहे हैं। और ब्लड ग्रुप कंपैटिबल का मतलब क्या है? ब्लड ग्रुप कंपैटिबल का मतलब है हम एक ऐसे उससे मिलता जुलता ब्लड ग्रुप होना चाहिए। किसी का ब्लड है ए हो या ओ हो, ब्लड ग्रुप ये यूनिवर्सल है, ए बी ग्रुप ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप से किडनी ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप का डोनर किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को डोनेट कर सकता है। RH, हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव किडनी पे एक्सप्रेस नहीं होता है, तो RH पॉजिटिव होना या RH नेगेटिव होना ये किडनी के बारे में मायने नहीं रखता है। तो ब्लड देख के आगे बढ़ सकते हैं। और एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड सिस्टम है। तो 1994 में ये एक्ट बनाया गया, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। हाल में जो आखिरी अमेंडमेंट हुआ 2018 में भी हुआ, 2014 में, और उसके तहत सारे सिस्टम रेगुलेटेड है और उसके द्वारा अप्रूव्ड, मतलब गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड सेंटर में ही ये होता है। ये हर किसी सेंटर में नहीं हो सकता। और जैसे डॉक्टर कोलते सर ने भी कहा, एक एक्सपीरियंस टीम का होना जरूरी है, जिसमें सर्जन्स भी आते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट भी आते हैं, एनेस्थेटिस्ट भी आते हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी आते हैं और इंटेंसिविस्ट का बैकअप होना जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं फैमिली डोनर की, हम बात कर रहे हैं रिलेटिव डोनर की। यहाँ पे एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो डोनेशन है, ये डोनेशन ब्लड डोनेशन से अलग है। ब्लड डोनेशन में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। ऑर्गन डोनेशन में ये बात नहीं है। और ऑर्गन डोनेशन में फैमिली डोनर होना जरूरी है और वो रिलेटेड होना जरूरी है।
कानून क्या बोलता है? रिलेशन क्या है? रिलेशन है ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी, माता पिता, भाई या हस्बैंड या वाइफ, बच्चे, ये रिलेटेड है, ये बाय डेफिनेशन रिलेटेड है। हम बोलते हैं चाचा जी रिलेटेड है, मामा जी रिलेटेड हैं, चचेरा भाई रिलेटेड है, बट कानून की नजर में ये सारे अनरिलेटेड है। जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है, हम उसी को रिलेशन मानते हैं। जो इसके परे हैं वो अनरिलेटेड है और कानून इसकी मान्यता नहीं देता है। बैरियर्स क्या है? ट्रांसप्लांट को क्या चीज रोकती है? लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में क्या चीज रुकावट पैदा कर सकती है? एक तो है इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं है या मिलता जुलता नहीं है तो शायद ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए। लेकिन इसमें भी एडवांसमेंट आ रहे हैं। इसमें दो एडवांसमेंट है। एक तो हम ब्लड ग्रुप के खिलाफ भी ट्रांसप्लांट आजकल कर सकते हैं। कुछ प्री ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं किया जाता है, प्लाज्माफेरेसिस, कुछ दवाइयां दी जाती हैं और इसको सूटेबल बनाया जाता है ट्रांसप्लांट करने के लिए। या तो जैसा कोलते सर ने हिंट किया था एक्सचेंज ट्रांसप्लांट के बारे में, एक्सचेंज ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल हो सकता है। फिर मैचिंग ये एक शब्द काफी यूज किया जाता है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में। तो मैचिंग होना अच्छी बात है। मैचिंग अगर अच्छा है तो लंबे समय में रिजल्ट अच्छा होता है। मैचिंग अगर कम है तो लंबे समय में रिजल्ट कम होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म सक्सेस दोनों में एक जैसा होता है, ये समझना जरूरी है। तो एक्चुअली मिसमैच मतलब मैचिंग अगर कम है, जैसे हस्बैंड वाइफ में मैचिंग नहीं होगा क्योंकि वो खून रिश्ता नहीं है, तो मैचिंग नहीं है इसका मतलब वो कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है लंबे समय में किसी, अगर हम कंपेयर करें किसी ऐसे पेयर के साथ जहाँ पे मैचिंग अच्छा था, पूरा का पूरा मैचिंग था, अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो हो सकता है कि उनका लॉन्ग टर्म सक्सेस शायद 19-20 कम हो। लेकिन ये एक रुकावट नहीं है कि हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए। डिमांड सप्लाई डिस्क्रिपेंसी जैसा कोलते सर ने भी एक दो बार कहा कि परिवार के लोगों को इच्छा तो रहती है लेकिन किसी कारण से कर नहीं पाते हैं। जायसवाल सर ने भी कहा कि मोटापा है और वो डोनेट नहीं कर पा रहे हैं। किसी को डायबिटीज है, लिविंग डोनर में वो डोनेट नहीं कर पा रहे हैं। किसी को जांचों में मालूम पड़ता है कि अरे डायबिटीज है, किसी को जांचों में मालूम पड़ता है कि अरे किडनी की ही पथरी है और बहुत सारी पथरियां हैं, हम डोनेट नहीं कर पाते हैं। तो और आजकल फिर सोशल रीजंस हैं कि फैमिलीज छोटी हो गई हैं, न्यूक्लियर हो गई है, न्यूक्लियर में भी काफी छोटी फैमिलीज हो गई हैं, तो ब्लड ग्रुप कंपैटिबल लोग एक ही फैमिली में नहीं मिलते हैं। तो ये सारी मुश्किलें हैं। डिमांड सप्लाई जिसको कहते हैं कि हमने फ्लायर में भी देखा 1.5 से 2 लाख लोग रुके हुए हैं किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, और डोनेशन बहुत कम होते हैं। मुश्किल से 5 या 6 हजार या 8 हजार किडनी ट्रांसप्लांट देश में होते हैं। सो कहाँ 2 लाख का वेटिंग लिस्ट और कहाँ 5 या 8 हजार का किडनी ट्रांसप्लांट का होना, ये बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। और इसीलिए कैडावर किडनी ट्रांसप्लांट का बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। कैडावर डोनेशन बढ़ना जरूरी है। कैडावर ऑर्गन डोनेशन अगर बढ़ते हैं तो ये गैप हम कम कर पाएंगे। इससे पहले कि हम डोनर वर्कअप के बारे में देखें, ओके लेट्स मूव इन दैट सीक्वेंस। तो हमारे लिए एक प्रायोरिटी है, अगर हम लिविंग डोनेशन कर रहे हैं तो एक बंदा बीमार है, एक बंदा बीमार नहीं है। जो बंदा बीमार नहीं है डोनर, उसको हम बीमार नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए डोनर हमारे लिए प्रायोरिटी है। डोनर हमारे लिए वीआईपी है, और उसकी इतनी जांचें होती है कि उसके पीछे 60-70 हजार का खर्चा हो जाता है। तो इतनी जांचें करके जब तक हमको ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हाँ इसको तकलीफ नहीं होगी, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो डोनर वर्कअप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फैमिली डोनर के साथ ट्रांसप्लांट में आगे बढ़ने के लिए। तो जो बेसिक चीजें हैं, हम ऑपरेटिव सर्जिकल फिटनेस जिसे कहते हैं, उस हिसाब से पूरी जांच करते हैं। हार्ट अच्छा है कि नहीं, हार्ट स्ट्रांग है कि नहीं, लीवर नॉर्मल है कि नहीं, फेफड़े नॉर्मल है कि नहीं, किडनी अपने आप में स्वस्थ है कि नहीं। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि क्या किडनी अच्छी है, क्या किडनी स्वस्थ है। तो किडनी का फंक्शन होना जरूरी है। एक टर्म है जीएफआर, हम लोग जीएफआर या सरल शब्दों में कहें तो परसेंटेज, किडनी कितना परसेंटेज काम कर रही है। तो किडनी अगर होनी चाहिए 90 या 100% या उसके आसपास, अगर 80% के ऊपर भी है
अगर 80% के ऊपर है तो ही हम उस डोनर को एक्सेप्ट करते हैं, 80% के नीचे है तो हम शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोमॉर्बिडिटीज मतलब और क्या बीमारियां हैं, किडनी के बारे में और बोलें तो क्या उसमें पथरियां हैं, क्या उसमें कहीं रुकावट है। कई बार ये नजर आता है कि डोनर की जांच करते करते ये नजर आता है कि अरे किडनी की ही बीमारी निकल गई, या ये नजर आता है कि अरे एक ही किडनी है, या किसी के किडनी में कुछ गोला नजर आता है। तो कभी कभी ये भी नजर आता है। तो अगर किडनी अच्छी है तो ही हम, दोनों किडनी अच्छी हैं, दोनों किडनियां अच्छी है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। कोमॉर्बिडिटीज और क्या बीमारियां हैं, जायसवाल सर ने कहा मोटापा, मोटापा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 100 किलो के ऊपर अगर कोई बंदा है तो शायद हम उसको ऑपरेशन नहीं करेंगे, उससे हम शायद किडनी नहीं लेंगे। क्या उसको हार्ट की कमजोरी है, हार्ट की बीमारी है, क्या उसको फेफड़े कमजोर है, तो अगर डोनर को कुछ भी प्रॉब्लम है जिसमें उसकी सर्जिकल फिट्स कम हो जाती है तो हम शायद उसको नहीं लेंगे। फिर आती है बात मैचिंग की, उसके बारे में हमने चर्चा की, ब्लड ग्रुप के बारे में हमने चर्चा की, एचएलए के बारे में हमने चर्चा की। मैचिंग अगर अच्छा है तो लंबे समय में सक्सेस अच्छा रहेगा। एज के बारे में कई लोगों को ये लगता है कि 70 साल के हो जाएंगे, 75 साल के हो जाएंगे तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। ये एक एब्सोल्यूट चीज नहीं है, लेकिन हाँ 70 के आगे मुश्किलें जरूर आती है, के बारे में मुश्किलें आती है। हो सकता है किडनी अपने आप में कमजोर हो, लेकिन ये एब्सोल्यूट बैरियर नहीं है। हम केस टू केस डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये व्यक्ति इसको डोनेट कर सकता है, और हमने किया भी है। ये व्यक्ति जब उन्होंने डोनेट किया तब उनकी उम्र 73 साल की थी। तो ये पॉसिबल है, अगर वो स्वस्थ हैं, अगर उनकी किडनी स्वस्थ है, उनका हार्ट स्वस्थ है, सब कुछ स्वस्थ है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। और कंसेंट देने की एबिलिटी होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी डिमेंटेड, ही शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स की कंसेंट नहीं दे सकते हैं, और इसके बीच में कोई मेंटल बीमारी नहीं होनी चाहिए कि कंसेंट नहीं दे पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, किया जा रहा है, ये बात उनको समझना जरूरी है। तो एबिलिटी टू गिव कंसेंट ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्रॉस मैच मतलब मैचिंग का ही एक हिस्सा है कि हमने कहा देखा कि मैचिंग लंबे समय का डिसाइड करती है, लेकिन लिम्फोसाइट क्रॉस मैच मतलब संक्षेप में बताएं तो ब्लड मिक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई रिएक्शन हो रही है सेल्स के खिलाफ। तो अगर हम ये देखना चाहें, इसके कई तरीके हैं, उन टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव होना अच्छी बात नहीं है। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज हैं, रेसिपिएंट के शरीर में एंटीबॉडीज हैं देने वाले के ऑर्गन के खिलाफ। तो ये अगर है तो हम इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ये शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, तो ये नेगेटिव होना बहुत जरूरी है, और इसके रिजल्ट के बाद ही हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो फिर उसको या तो कैडावर के लिए वेट करना जरूरी है, या फिर जैसे ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुप की दिक्कतें हैं, तो जिनको ब्लड ग्रुप की दिक्कतें हैं, जिनको अपने लिविंग डोनर में पॉजिटिव क्रॉस मैच आया है और जो कैडावर के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बीच का ऑप्शन है, वो है एक्सचेंज ट्रांसप्लांट। एक फैमिली में ये पेयर है और दूसरे फैमिली में ये पेयर है, ये अपने आप में एक दूसरे को किडनी नहीं दे सकते क्योंकि इनके ब्लड ग्रुप मैच नहीं होते। बी वाला बंदा ए को नहीं दे सकता, ए वाला बंदा बी को नहीं दे सकता, लेकिन इस फैमिली का ये बी वाला बंदा इस फैमिली के बी वाले बंदे को दे सकता है, और इस फैमिली का ए वाला बंदा इस फैमिली को ए वाले बंदे को दे सकता है। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांसप्लांट। इसको लीगल मान्यता है, और ये हम ऑथराइजेशन कमिटी के द्वारा ऑथराइजेशन लेके हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये सेम हॉस्पिटल में हो सकता है या दो अलग अलग हॉस्पिटल में भी हो सकता है। फिर इसके कॉम्प्लेक्स परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं। हम 3 लोगों के साथ ये कर सकते हैं, हम 3 फैमिलीज के साथ कर सकते हैं, 4 फैमिलीज के साथ कर सकते हैं। बड़ी हम अगर ऑपरेटिव फिटनेस में थोड़ी बहुत चैलेंज भी हो तो हम उसके साथ आगे जाएं। अगर कोई लीवर की बीमारी है, खासकर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी डायलिसिस के मरीजों में कॉमन होता है,
इसका इलाज हम शुरू में करना चाहेंगे और उसको स्टेबल करना चाहेंगे ट्रांसप्लांट के बाद। आजकल के बाद भी हम इलाज कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्कअप के बारे में, हमने वर्कअप कर लिया। इसके बाद आता है लीगल फॉर्मेलिटीज। हम लोग ऑथराइजेशन कमेटी होती है, ऑथराइजेशन कमेटी पास कागजात इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ये जांच पड़ताल करना जरूरी है कि बंदा बोल रहा है कि मैं इसका भाई हूँ, ये सही में देखना जरूरी है कि ये सही में इसका भाई है। देयर इज अ होल लीगल प्रोसेस फॉर दैट। वो लोग बैठ के देखते हैं, सारे पेपर्स मैच करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एंड उसके बाद ही वो उस चीज की परमिशन देते हैं। ये भी देखना जरूरी है कि कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन तो इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, और जब तक कमिटी इस बात से सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक ट्रांसप्लांट के लिए परमिशन नहीं देती है। हर एक ट्रांसप्लांट के पीछे हमको ये परमिशन लेना जरूरी है, लिया जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन जरूरी होती है, और इसीलिए कोई दूसरे स्टेट से आ रहा है तो हो सकता है उसको दोनों स्टेट का परमिशन लेना पड़े। ये एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है जहाँ पे कुछ लोग कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि दूसरे स्टेट से हमको परमिशन की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेट्स मानते हैं कि नहीं, हमको परमिशन के, दूसरे स्टेट के परमिशन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये चेंज हो जाए। और ट्रांसप्लांट सर्जरी होने के बाद 95% ऑफ द टाइम सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छे से आगे बढ़ता है। 5% ऑफ द टाइम्स कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हम आज कॉम्प्लिकेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, चर्चा में हो सकता है हम उसके बारे में बात करें। बगैर कॉम्प्लिकेशन के कोर्स कैसा रहता है? सबसे पहले तो डोनर से किडनी निकाली जाती है, यूजुअली लेफ्ट साइड की निकाली जाती है, और एनाटॉमी देख के और बाकी सारे रिपोर्ट्स को देख के कभी कभी राइट भी लेना पड़ता है, और उसके बाद उस किडनी को फ्लश किया जाता है एक सॉल्यूशन के माध्यम से। ये सॉल्यूशन हम वहीं के वहीं ओटी में बना सकते हैं, या एक रेडीमेड सॉल्यूशन भी मिलता है। उसके द्वारा जो किडनी में सर्कुलेटिंग ब्लड है उसको फ्लश करके हम साफ कर देते हैं, और उसके बाद रेसिपिएंट में लगाते हैं। रेसिपिएंट की जो पुरानी किडनियां हैं उसको हम छेड़ते नहीं हैं। बहुत ही कम कारण होते हैं कि उनको निकालना पड़ता है, बहुत बड़ी हो, बहुत इन्फेक्शन से भरी हो, तभी हम निकालते हैं, अन्यथा उसको छेड़ते नहीं हैं। और नई किडनी को हम एक नई जगह पे लगाते हैं, जांग पे लगाते हैं, जांग के थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, राइट इलियक फोसा में। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से किडनी लगाई जाती है। जो लाल है वो आर्टरी है, जो वेन है वो जो ब्लू है वो वेन है। आर्टरी को आर्टरी से जोड़ा गया है, वेन को वेन से जोड़ा गया है, और जो पेशाब की नली है उसको ब्लैडर से जोड़ा गया है। जब ब्लड मिलता है यूरिन बनना शुरू हो जाता है, यूरिन बनते ही ब्लैडर में चला जाता है, और जो रिटर्निंग ब्लड है वो यहाँ से वापस चला जाता है। और यूरिन आउटपुट बिल्कुल किडनी टेबल पे ही, जैसे ही हम सारे क्लैंप्स खोलते हैं, बिल्कुल बीमार रहेगा, वार्ड आईसीयू में जाएगा, लगी रहती है, लेकिन आईसीयू की जरूरत नहीं है। हम स्पेशल ट्रांसप्लांट वार्ड में ही लेके जाते हैं, जहाँ पे रूटीन मॉनिटरिंग होता है, और आईसीयू जैसा ही मॉनिटरिंग करता है। हर घंटे हम वाइटल्स लेते हैं, हर घंटे अक्सर ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं रहती है पहले दिन के बाद, और ब्लड प्रेशर भी जनरली धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाता है। थोड़ा बहुत पेन रहेगा, दर्द तो होगा, इतना बड़ी सर्जरी हुई है, दर्द तो होगा। नलियां लगी रहती, इतनी सारी नहीं है जितनी इसमें नजर आ रही है। एक सलाइन देने के लिए एक सेंट्रल लाइन रहती है, एक पेशाब की नली रहती है, और एक ड्रेन रहता है। मात्र 3 नलियां रहती है, और धीरे धीरे वो भी 7 या 8 दिन में निकल जाती है। रोजाना ब्लड टेस्ट होते हैं, और कभी कभी यूरिन टेस्ट, सोनोग्राफी किया जाता है। आईवी फ्लूइड्स लगातार चलते रहते हैं। दूसरे या तीसरे दिन से खाना भी शुरू हो जाता है, और दूसरे ही दिन से हम उसको
बिठाना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं। तो आजकल काफ़ी शॉर्ट कोर्स हो गया है। दवाइयाँ तुरंत शुरू की जाती हैं, इसके बारे में टेक्निकल डिस्कशन हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दवाइयाँ दी जाती है जो नए किडनी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। डोनर 5 या 7 दिन में घर चला जाता है, दूसरे या तीसरे दिन उसको दर्द थोड़ा बहुत बना रहता है, तीसरे या चौथे दिन से अक्सर दर्द कम हो जाता है, चलना फिरना शुरू हो जाता है, 5वें या छठे दिन वो घर वापस जा सकता है। अगर दूरबीन द्वारा सर्जरी हुई है तो ये 5 दिन से भी कम हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। रेसिपिएंट लेने वाला जो बंदा है वो 8 या 9 दिन में अक्सर घर चला जाता है। इससे पहले कि हम सवाल जवाब के बारे में आगे बढ़ें, मैंने सोचा कुछ कॉमन सवालों के बारे में मैं पहले ही जवाब दे दूं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ये लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट है, ये सवाल आता है कि क्या डोनर को कोई खतरा है? तो कोई भी सर्जरी 100% नहीं है। किसी भी सर्जरी में ये नहीं माना जाएगा कि कॉम्प्लिकेशन का रेट 0 है, कभी 0 नहीं होता। मेडिकल साइंस परफेक्ट नहीं है, लेकिन आंकड़ों को देखना जरूरी है, आंकड़ों को समझना जरूरी है। ब्लीडिंग, बाद में होने वाला हर्निया, आंतड़ियों से जुड़े हुए प्रॉब्लम, कुछ आर्टरी और वेन से जुड़े हुए प्रॉब्लम, या बाकी सारे जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया, लंग इन्फेक्शन हो गया, डीवीटी हो गया, ये सारे प्रॉब्लम मिला के ये सारे प्रॉब्लम्स के नाम है और ये परसेंटेज है। तो यहाँ आप देखेंगे आंकड़ा 5 भी नहीं छू रहा है, 4 भी नहीं छू रहा है, 4 के नीचे है। तो परसेंटेज की मात्रा में देखा जाए तो ये काफी कम है। ये इतना लॉन्ग प्रोग्राम है कि हर दौर में हमने कुछ ना कुछ सीखा है और उसको अप्लाई किया है, और पिछले 50 साल में ये इतना इवॉल्व हुआ है कि ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम बन गया है, और इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस का रेट काफी कम है। फिर लोग सोचते हैं कि जान का खतरा कितना है। सबसे बड़ा तो जान का खतरा है। लोगों की ये धारणा होती है कि अंदर गया है वो ऑपरेशन थिएटर में, क्या वापस आएगा, नहीं आएगा। अगर हम उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करें तो ये एक पब्लिश्ड पेपर है, 10 साल पहले का पब्लिकेशन है। अगर 10,000 डोनेशंस होते हैं, 10,000 डोनेशन होते हैं तो 3 लोगों को जान का खतरा है। इसको अगर हम ट्रांसलेट करें परसेंटेज में, 100 में से 0.03, so that is the mortality risk with kidney donation, 0.03%। ये आंकड़ा मैं हमेशा हर फैमिली को बताता हूँ, साथ में ये भी बताता हूँ उसी ब्रेथ में कि अगर आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो आपको किसी गाड़ी का धक्का लगे मौत होने का रिस्क कितना है, और ये रिस्क है 5%। तो 5% के मुकाबले 0.03% 100 गुना से भी कम है। तो लिविंग किडनी डोनेशन में मॉर्टेलिटी रिस्क काफी कम है। फिर बोलते हैं कि नहीं, खटिया से जुड़ जाएगा, उठना बैठना बंद हो जाएगा, चलना फिरना बंद हो जाएगा, मैं तो बीमार हूँ, मेरा घरवाला या घरवाली भी बीमार हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। ये भी सरासर गलत है। फिजिकल हेल्थ एब्सोल्युटली नॉर्मल रहता है। ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, यहाँ पे जो छपता है माने जाता है कि पत्थर की लकीर है। यहाँ ये लिखा है, ये भी पब्लिकेशन बहुत पुराना नहीं है, डोनेशन के बाद डोनर्स हैव अ नॉर्मल लाइफ स्पैन, अपना जिंदगी पूरी तरह से जी सकते हैं। अ नॉर्मल हेल्थ स्टेटस, जैसे कि आम जनता में होता है वैसा ही उनका हेल्थ स्टेटस रहेगा। एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसा वो पहले जी रहे थे वैसा ही अभी भी जी सकते हैं। और किडनी फेल, उनकी भी किडनी, बची हुई किडनी पे लोड आएगा, फेल हो जाएगा, है थोड़ा बहुत रिस्क है, बट क्या ये रिस्क आम पॉपुलेशन से ज्यादा है? इसका जवाब है नहीं, ये रिस्क आम पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं है, ऐसा इस पेपर में साफ तौर पे लिखा गया है। तो फिजिकल हेल्थ भी सफर नहीं होती है। 15 या 20 दिन बाद वो बंदा घर के काम शुरू कर सकता है, 1 या 1.5 महीने बाद, या 1 आध महीने में ही हम तो कहेंगे कि ऑफिस भी जा सकता है, 3 काम कर सकता है। अगर समय है तो 1-2 सवाल हम ये कर रहे, क्योंकि ये आमतौर पे पूछा जाता है
कि डायबिटीज में क्या हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज में डायलिसिस का जो सर्वाइवल है वो काफी लिमिटेड होता है। संक्षेप में बताएं तो डायबिटीज में ये 2 पेपर्स मैं कोट कर रहा हूँ। डायबिटीज का ट्रांसप्लांट होने के बाद सर्वाइवल कितना इंप्रूव होता है, रिस्क ऑफ डेथ कितना कम होता है। रिस्क ऑफ डेथ करीबन 70% से कम होता है। ये हज़ार्ड रेशो है जो 70% से कम होता है अगर हम डायबिटीज के बंदों में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो डायबिटीज के व्यक्ति को एक्चुअल ट्रांसप्लांट करने की ज्यादा जरूरत है। और कई बार लोग ये सोचते हैं कि क्या डायबिटीज है, मेरा ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बताया, डायलिसिस पे डायबिटीज के मरीजों का सर्वाइवल कम है और ये सर्वाइवल काफी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। ये नंबर ऑफ ईयर्स है, ये डायलिसिस है और ये ट्रांसप्लांट है। एवरेज सर्वाइवल इज 5 to 6 years ऑन 3 times a week डायलिसिस। हफ्ते में 3 बार ले रहा है बंदा डायलिसिस, अच्छी क्वालिटी का ले रहा है, तो भी 50% सर्वाइवल है 5 to 6 years, और वही बढ़ जाता है ट्रांसप्लांट होने के बाद 15 साल के आसपास। ग्राफ्ट सर्वाइवल भी, मतलब किडनी, जो नई किडनी लगाई है वो भी अच्छी चलती है ट्रांसप्लांट होने के बाद, चाहे कोई भी कारण हो। ये डायबिटीज का ये वाला अगर आप देखेंगे तो दूसरे कारण वाले ट्रांसप्लांट से ये बहुत अलग नहीं है, ये बहुत अलग नहीं है। तो ये लगभग उसी में घुला मिला एक है। जितना सर्वाइवल बाकी कारणों के साथ है, उतना ही सर्वाइवल डायबिटीज के मरीजों में भी है नई किडनी का। और रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये बेटर है, रिलेटेड है तो ये कैडावर से बेटर है। और सबसे बड़ा सवाल है, किडनी कितने साल चलेगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी भर चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए, हमारी भी यही इच्छा होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ लाइफ क्या है, क्या ये सभी के साथ जिंदगी भर चलती है? नहीं, लेकिन कई ऐसे मरीज हैं जिनमें ये कई सालों तक बिना रोक टोक के, बिना प्रॉब्लम के चलती है। तो भले ही वो डायबिटीज हो या कोई भी कारण हो, ये किडनी सालों साल अच्छी चलती है। एक कंसेप्ट है हाफ लाइफ का। 1 साल होने के बाद हम देखते हैं कि 1 साल होने के बाद अगर हम 100 किडनीज को गिने तो ये 100 के 50 होने में कितना समय लगता है। तो ये आंकड़ा है 12 से 14 साल। तो 1 साल होने के बाद अगर हम 100 किडनीज को फॉलो करते हैं, ये 100 किडनी के धीरे धीरे कोई बिगड़ गई, कोई वापस डायलिसिस पे आ गया, तो 100 का 90 हुआ, 90 का 80 हुआ, 80 का 70 हुआ, तो 100 से 50 होने में 12 से 14 साल लगते हैं। ये है ग्राफ्ट हाफ लाइफ। ये चीज हम इंडिविजुअल बंदे में, कोई भी स्टैटिस्टिक्स हम इंडिविजुअल बंदे को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो हाफ लाइफ है, ये लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में बेटर है। कैडावर ट्रांसप्लांट में ये थोड़ी सी कम है, लेकिन इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है लगातार। जैसे जैसे डिजीज, दवाइयाँ इम्प्रूव हो रही है, प्रोग्राम इम्प्रूव हो रहा है, तो इवन कैडावर में भी इसका सर्वाइवल इम्प्रूव हो रहा है। ये वही ग्राफ। You mind if we start with the general questions and then we can yeah, sure, no problem. एक्टिविटीज, ये एक लास्ट स्लाइड है। लोगों को लगता है कि क्या हम एक्टिविटीज कर पाएंगे आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो बिल्कुल एक्टिविटीज करते हैं। बिल्कुल सारे ट्रांसप्लांट गेम्स तक हो जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं, और सारे एक्टिविटीज आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे डोनर्स हैं जो पिछले कुछ सालों में हमने ट्रांसप्लांट्स किए हैं। बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं। कम से कम 1 साल हो चुका है ट्रांसप्लांट डोनेशन के बाद, बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रोग्राम के लिए सज धज के आए हैं। और ये सारे रेसिपिएंट्स हैं। ये बंदा शिक्षक है, ये डॉक्टर है, ये जो बंदा है, इसका ये जो बेटी है, ये ट्रांसप्लांट के बाद हुई थी, 1 से 1.5 साल के बाद हुई थी। ये बंदे को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। कोविड की वजह से रुका हुआ, नहीं तो पता नहीं इस समय कहाँ होता। इन दोनों का ट्रांसप्लांट 1 ही साल हुआ था, 1 ही महीने में हुआ था, और दोनों अभी भी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो लिविंग डोनर काफी ग्रेटिफाइंग होता है और काफी रिवॉर्डिंग होता है। बिल्कुल सवालों की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी एलैबोरेट और इतनी इंफॉर्मेटिव टॉक के लिए। थैंक यू सो मच सर। So now I thank all the speakers for giving us the best of information. I think हमारे most of the questions are answered.
आप सभी ने इतने बढ़िया तरीके से इतनी इंफॉर्मेटिव स्लाइड्स बना के हमारे सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर किया है, बट स्टिल वी हैव सम क्वेरीज। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे फिर भी पूछना चाहेंगे। ऑल द पार्टिसिपेंट्स वुड वांट टू नो फ्यू थिंग्स, एंड टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू आस्क संजय कोलते सर कि कोई एज, इलनेस या फिजिकल डिफेक्ट जिसके बारे में हमें स्पेसिफिकली दिमाग में रखना हो कि ये कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है before donating or before approaching an organization for donating our organs. Sanjay sir? Yes, and I'll try unmuting. Is it okay now? Yeah. Am Yes. I audible? जी. Yes sir. किडनी देने के लिए या कोई भी अंग देने के लिए सब एक मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो कैंसर यदि है, कैंसर वाला मरीज ऑर्गन डोनेशन के लिए अनफिट होता है, जीवित रहते हुए भी और मरणोपरांत भी। दूसरे कोई इन्फेक्शियस यदि रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो हैं वो या किसी इन्फेक्शन हो या HIV हो या ऑटो इम्यून डिजीजेस यदि हो, तो ऐसे मरीज जो हैं वो थोड़े से रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस पाए जाते हैं। तो बाकी और मेजर कुछ भी नहीं है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट जैसे पोस्ट डेथ या कैडावर ट्रांसप्लांट के, कॉर्निया के ट्रांसप्लांट के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आयु का भी कोई इसमें ये नहीं है। मरणोपरांत इवन नियोनेट से लेकर उम्र के हिसाब से हम देखें तो 100 साल तक की उम्र तक के लोगों के भी हम लोग अंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल राहुल सक्सेना सर के लिए है कि सर, इंडिया में हम देखते हैं इतनी पॉपुलेशन है बट डोनर्स उस प्रकार से काफी कम है, तो आपके हिसाब से कोई ऐसे स्पेसिफिक काउंसलिंग पॉइंट्स हैं जो हम इन जनरल किसी पॉपुलेशन में बोल सकें या किसी स्पेसिफिक टाइम पे बोलें कि लोग मोटिवेट हों ऑर्गन डोनेट करने के लिए? एक अच्छा am I audible? Yes sir, absolutely. Yeah. So एक अच्छा सवाल है डॉक्टर पारुल। इसमें ज्यादा डोनेशंस होने का एक रीजन जो हम देखते हैं वो ये है, बेसिकली हर कोई ऑर्गन्स चाहता है, जो बीमार है हर किसी को ऑर्गन्स चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हीं के घर वालों से बोले, उन्हीं के रिलेटिव से बोलते हैं कि आप डोनेट करिए या आप डोनेट करने के बारे में सोचें, तो बहुत ही कम लोग उस चीज के लिए रेडी होते हैं। तो बेसिकली एक पॉपुलेशन में एक अवेयरनेस लाना जरूरी है। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हम किसी को ऑर्गन्स दे रहे हैं तो ये हम किसी की जान बचा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किसी की जान बचा रहे हैं। इसके लिए लोगों में अवेयरनेस तभी आएगी जब हमारे एज ए मेडिकल फ्रेटर्निटी जो बेसिक जो डॉक्टर्स हैं, देखिए डॉक्टर्स बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारे लेवल पे अलग अलग तरह के डॉक्टर लोगों के साथ में डील करते हैं। जब हम गांव की बात करें, देहात की बात करें तो BAMS, BAMS, BHMS डॉक्टर्स होते हैं। अगर हम शहरों में आए तो सबसे पहला कांटेक्ट लोगों का GPs के साथ में होता है, जनरल फिजिशियंस के साथ में होता है। फिर एक ICU में बीमार होने के बाद इंटेंसिविस्ट के साथ में उनका कांटेक्ट आता है, और उसके बाद में एक बार ब्रेन डेड होने के बाद में ZCCC के साथ में उनका कांटेक्ट आएगा। तो ये सभी लोगों पे, इन सभी सबसे पहली बात है कि इन डॉक्टर्स को ये समझ में आए कि हमें क्या बोलना है, हमें लोगों को किस तरह से काउंसिल करना है, तब मुझे लगता है ये प्रोग्राम ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। एक दूसरा इसमें खास रोल है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स का। तो किसी भी हॉस्पिटल में जब एक पेशेंट बीमार है और जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसे समझ आ रहा है कि ये पेशेंट की हालत खराब हो रही है, उसकी धीरे धीरे कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है, तो हॉस्पिटल में एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर या ऑर्गन डोनेशन कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, जो उस फैमिली के साथ में एक रैपो डेवलप कर सके, एक संबंध जैसे बना सके, उनसे बात कर सके और उन्हें धीरे धीरे ये बात समझा सके कि आपका पेशेंट चला जाएगा लेकिन उसकी यादें आप जिंदा रख सकते हो, आप उसके ऑर्गन दे सकते हो। तो ये जो रैपो बनने के लिए भी समय लगता है। अगर एकदम से हम बोलते हैं पेशेंट को आपका पेशेंट जो है वो ब्रेन डेड है और अब आप ऑर्गन्स दे दो, तो वो सोचता है कि डॉक्टर तो कोशिश ही नहीं कर रहा है उसे ट्रीट करने की, इसको तो ऑर्गन्स में ज्यादा इंटरेस्ट है।
तो वो एक रिलेशन बनाना जो है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स का, डॉक्टर्स का, इंटेंसिविस्ट का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये जो ऑर्गन डोनेशन का प्रोग्राम है ये आगे बढ़ पाएगा। जैसा हम आज कर रहे हैं, जो जिस तरह का प्रोग्राम पैनल डिस्कशन हमने आज किया है, इसकी जरूरत है, सो दैट आम लोगों को ये पता चल सके कि क्या है ऑर्गन डोनेशन। थैंक यू। सबसे बेस्ट तब रहेगा जब सामने से फैमिली आके बोल रही है कि हमको डोनेट करना है। दैट इज द बेस्ट सिचुएशन। और वो सिचुएशन पहुंचने के लिए हमको मास लेवल अवेयरनेस होना जरूरी है। ये चेन्नई में इतना अच्छा अवेयरनेस है कि लोगों को सामने से लोगों को सवाल पूछना नहीं पड़ता है, लोग खुद होके पूछते हैं कि क्या हमारा पेशेंट डोनेट कर सकता है। तो इसलिए मास लेवल अवेयरनेस, हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन समीर सर के लिए है, स्पेसिफिकली स्किन डोनेशन के रिगार्डिंग, कि लाइव डोनर्स हो सकते हैं क्या स्किन डोनेशन के लिए, और अपीयरेंस ऑफ बॉडी डज इट चेंज, और किसको कांटेक्ट करा जाए स्किन बैंकिंग के लिए? लाइव डोनेशन फिलहाल लीगली मेरे ख्याल से बोलते इसको करेंगे, अलाउड नहीं है क्योंकि लाइव डोनेशन में आता है। लाइव डोनेशन जब करते हैं तब मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट के तौर पे ऑलरेडी पहले 1960 से किया गया है कि मदर का स्किन ग्राफ्ट लेके बच्चे को लगाया जाए जब जरूरत हो तब, पर ऑफिशियली इसके लिए मेरे ख्याल से कोई गाइडलाइन नहीं है, और ना ही ये बहुत रूटीनली प्रैक्टिस होता है लाइव डोनर स्किन डोनेशन। आपका दूसरा सवाल क्या था? सर के बॉडी के मतलब अब लाइव डोनर में होता ही नहीं, तो फिर अपीयरेंस इतना मायने रखता है टू कांटेक्ट, मतलब स्किन बैंकिंग के लिए हम किधर और किसको कांटेक्ट करें? ओके, अभी तक जो रोटरी क्लब ऑफ नागपुर और ऑरेंज सिटी की स्किन बैंकिंग जो फंक्शनल थी, तो उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया था, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते थे, या मेरा नंबर भी मैंने उसमें दिया था। अभी ये शिफ्ट हो रही है जीएमसी नागपुर में, अभी और रोटरी क्लब और जीएमसी नागपुर में के बीच में मोडालिटीज फाइनल हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली जब ये फंक्शन चालू होगा तब एक हेल्पलाइन नंबर आएगा, पर तब तक अगर किसी को ये नंबर नहीं मिलता है तो आईएमए नागपुर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या जेडटीसीसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, या मोहन फाउंडेशन है, या आप लोग हैं जो अभी इसके बारे में अवेयर हैं, तो यू कैन पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू जो लोग इससे कंसर्न काम कर रहे हैं, और इस तरीके से आप उसकी जानकारी या मदद कर सकते हैं। थैंक यू सर। अब मेरा अगला सवाल अश्विनी सर के लिए है कि ऑर्गन डोनेशन के बाद, कैडेवरिक डोनेशन में के बाद कोई फ्यूनरल की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई अड़चन या देरी आती है क्या? I think Rahul has already addressed that question. जितनी जल्दी हो सके हम ये करने की कोशिश करते हैं, और 6 घंटे के अंदर दूसरा ब्रेंडेड टेस्ट हो जाता है, और तब तक हमारा मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाता है कि कौन सा रेसिपिएंट आ रहा है, हार्ट कहाँ जा रहा है, लीवर कहाँ जा रहा है, ये सारा कोऑर्डिनेशन दूसरे ब्रेन स्टेम टेस्ट तक हो चुका होता है। और जैसे ही सारे पेशेंट्स अराइव हो जाते हैं अपने अपने सेंटर्स पे, जैसे ही ऑर्गन्स सारे रिट्रीव हो जाते हैं, तुरंत अगर स्किन निकालना है तो स्किन के बाद तुरंत बॉडी को हैंड ओवर किया जाता है, और एक ऑनर कॉरिडोर भी किया जाता है। तो पूरा रिस्पेक्ट के साथ हम उसको बॉडी को हैंड ओवर करते हैं, और जितना जल्दी हो सके। ऑब्वियसली शुरू में इसमें थोड़ा सा समय शायद गया होगा, इसलिए ये धारणा बनी होगी, लेकिन अब ये काफी स्ट्रीमलाइन हो चुका है, और वी आर ट्राइंग टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। क्या मैं एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ? प्लीज सर। बिल्कुल सर। स्किन डोनेशन जब चालू हुआ था तो ये इतना लोगों को बहुत ही ज्यादा न्यू कंसेप्ट था, किसी को मालूम नहीं था। तब लोगों ने जिन्होंने डोनेट किया है ऐसे लोगों के जो लास्ट राइट्स रहते हैं बरियल पे, या तो फिर श्राद्ध जो 13-14 डे पे होता है, जहाँ पे बहुत लोगों को बुलाया जाता है। कुछ कुछ कम्युनिटीज में यहाँ पे बहुत बड़ा गैदरिंग होता है। मैंने वहां पे भी जाके एक छोटा सा लेक्चर दिया था, या तो फिर उस व्यक्ति को जिसने वो दान किया है उसको थैंक्स दिए थे, या उसका वर्णन किया था कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, कोई लोग उनसे बचेंगे। ये जो छोटी छोटी चीज है कि बहुत सेंसिटिव वक्त पे अगर आप वो पर्टिकुलर इंसान के बारे में अच्छा बोल के उसको प्रोपोगेट करोगे तो उसका इम्पैक्ट उनके रिलेटिव्स को या दोस्तों पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो कोई बॉडी
मे बी ZTCC या कोई भी जो ऑर्गन डोनेशन में काम करता है या NGO काम करते हैं, इस तरीके का कुछ पोस्टर या सिंपल एक कोई आदमी जाके बोल के आए, तो ये बहुत मैटर करता है। इस तरीके से अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं लास्ट राइट्स में। थैंक यू सर। अगला सवाल संजय कोलते सर के लिए है कि लाइक फॉर माय ओन सेल्फ, मेरे को अगर ऑर्गन्स डोनेट करने हैं तो मैंने वो फॉर्म दिया, बट हाउ डू आई गो टू माय ओन फैमिली? मैं अपनी खुद की फैमिली से कैसे बात करूं, उनको कैसे कन्विंस करूं कि ऑर्गन डोनेशन इज अ गुड थिंग? मतलब हम एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं तो भी हमारे इतने टबूज हैं, इतने इनहिबिशंस हैं कि नॉट एवरीबॉडी गेट्स वेरी कन्विंस्ड कि हाँ दिस इज अ गुड थिंग। और मरने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मृत्यु के बाद आई एम नॉट द वन हु इज गोना बी आस्क्ड, इट इज माय फैमिली। तो फैमिली को किस प्रकार से कन्विंस करा जाए, किस प्रकार से प्रूव किया जाए कि दे ऑल्सो अग्री टू द विशेस कि अगर ऑर्गन डोनेशन करना है तो? नहीं, आप जब प्लेज करते हैं ऑर्गन, Yes, तो ऑल यू नीड इज योर ओन सिग्नेचर, yes, द ब्लड ग्रुप एंड द ऑर्गन्स यू विश टू डोनेट। इसके अलावा आप किसी इसमें 2 विटनेस चाहिए होते हैं। एक विटनेस तो अनरिलेटेड कोई भी हो सकता है, पर एक आपके विश्वास का, आपका दोस्त, आपका भाई बहन, माता पिता, इनमें से कोई एक, इन 2 लोगों के सिग्नेचर आपके पास, आपके जो विश है उसके ऊपर यदि रहे, भले ही आपके पास कोई डोनर कार्ड ना हो फॉर्मल, इनफॉर्मली भी आप साधारण पेपर के ऊपर भी यदि इस तरह का विल अपना बना के जाते हैं, तो आपकी इच्छा के विरुद्ध घर वाला कोई कितना भी कोशिश करे, आपको आपके अंगों का इस्तेमाल होने से रोक नहीं सकता। बावजूद इसके गुड फेथ में आप घर वालों को यदि कन्विंस करेंगे तो आपकी इच्छा के विपरीत जाने की कोई मुझे नहीं लगता कोई बेवजह कोशिश करेगा। एक ही कारण होता है कि रिलीजियस बिलीफ, किसी तरह से शरीर को काटा ना जाए, कोई अंग निकाला ना जाए, कोई सोचता है कि इसकी वजह से फिर मोक्ष में प्राप्त होने में मुश्किलें जाती हैं। दूसरे धर्मों में दूसरी तरह की इसके लिए कारण होते हैं, पर ये सारे ही मिथ हैं। सारे ही रिलीजन्स के जो बड़े बड़े दिग्गज सेंट्स होते हैं, आर्च बिशप्स होते हैं, या हमारे धार्मिक गुरु होते हैं, सारों ने ही इस बारे में प्रमाणित किया है कि मरणोपरांत शरीर के अंग यदि निकाल लिए जाए तो इससे आगे की यात्रा में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो घर वालों को समझाना इतना मुश्किल नहीं जाना चाहिए। तो ये अच्छा। और इसके अलावा जो पहला एक सवाल था उसके इसमें थोड़ा मैं ये ऐड करूंगा कि सारे ही स्किन डोनेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, भले ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं, सारों के जरिए यदि इंफॉर्मेशन मिले तो भी जो रिपोर्टिंग है वो ZTCC के जरिए ही हो सकता है। ZTCC के जरिए ही जो अलॉटमेंट होता है या एलोकेशन होता है किसी भी ऑर्गन का या किसी भी मृत व्यक्ति के ऑर्गन्स का, वो अपने विभाग में ZTCC के अंतर्गत ही हो सकता है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको देना भी जरूरी है ZTCC को, और प्राप्त करने के लिए भी सबसे उचित औचित्यपूर्ण मार्ग जो है वो ZTCC ही है। ठीक है? यस सर। समीर सर, आपके लिए एक सवाल है। हाँ जी। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के कितने समय बाद तक सभी ऑर्गन्स को डोनेट किया जा सकता है? एक जनरल आपको टाइमलाइन बताऊं तो 6 घंटे के बीच में ऑर्गन डोनेट कर लेने चाहिए। मैक्सिमम ऑर्गन्स जो डोनेट किए जाते हैं वो उनके मैक्सिमम लिमिट 6 आवर्स है। लेकिन जैसे हार्ट है, या जितनी जल्दी हो सके 4 आवर्स में तो आपको हार्ट ट्रांसप्लांट कर देना पड़ता है, तो आपका डोनेशन उसके जल्दी भी होना चाहिए। मोस्टली हार्ट डोनेट किया जाता है ब्रेन डेड पेशेंट में। सो आई थिंक 6 आवर्स इज द टाइम लाइन कि जिसमें कि इसके बीच में आपको मैक्सिमम ऑर्गन्स डोनेट कर देने चाहिए। थैंक यू। 2 कंसेप्ट्स हैं, टिश्यू और ऑर्गन। तो टिश्यू हार्ट रुकने के बाद भी लिया जा सकता है और ऑर्गन हार्ट रुकने के पहले लेना होता है। तो दैट इज टू बी अंडरस्टूड। ऑर्गन से हार्ट रुकने के पहले होना चाहिए, ब्रेन डेड के बाद उसको ले सकते हैं। टिश्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अंतराल लागू होता है कि डोनेशन के लिए 4 से 6 घंटे में हो जाना चाहिए। कॉर्निया, स्किन, बोन्स, ये सारी चीजें। ऐसा राहुल सर आपके लिए है, ऐसा मैंने थोड़े से मतलब आर्टिकल्स वगैरह पढ़े अभी बिफोर दिस पैनल, तो उसमें ये सवाल बहुत बार पूछा गया है स्पेशली फ्रॉम द फैमिली ऑफ द डोनर्स कि वंस दे नो कि ये डोनर इस व्यक्ति के ऑर्गन्स डोनेट होने वाले हैं, तो डॉक्टर्स विल नॉट ट्राई हार्ड इनफ टू सेव आवर पेशेंट। तो हाउ टू
eliminate this thought process? इस चीज को कैसे दूर करा जाए? तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम डोनेशन की बात ही तब करेंगे जब वो पेशेंट मर गया है। तो बेसिकली जो ब्रेन डेड हम बोलते हैं, ब्रेन डेड का मतलब है आज की तारीख में लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से या मेडिकल साइंस के हिसाब से ब्रेन डेड की असली मौत है, असली मृत्यु है। तो जब आदमी मर गया है उसके बाद ही डोनेशन की बात की जाएगी। तो डोनेशन की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट मर गया है, अब उसकी हालत पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। और दूसरी चीज जो आपने कही वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा कि हर हॉस्पिटल में ट्रीटिंग फिजिशियन या ट्रीटिंग डॉक्टर के अलावा जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, उनका पेशेंट की फैमिली के साथ में एक संबंध बनाना, रैपो बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बात मैं समझ रहा हूँ, जैसा हम आजकल आम पब्लिक का डॉक्टर्स के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। हम कुछ भी बोलते हैं तो आम पब्लिक एक सस्पिशियस तरीके से वो बातें, उन बातों पे विचार करती है। तो इसलिए उनके साथ रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे उन्हें बताना होगा कि अब आपके पेशेंट में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, अब इस जगह पे इसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर उन्हें इस बात को समझने का टाइम देना होगा। तो अल्टीमेटली एक बार वो समझ गए, जब वो आपसे बोलेंगे कि हम अब ले जाना चाहते हैं, अब हम इसके आगे ट्रीटमेंट नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तब हमें उन्हें बताना है कि अब आपके सामने ये विकल्प भी है, ऑर्गन डोनेशन करने का विकल्प भी है। तो बेसिकली जो ये ग्रीफ काउंसलिंग बोलते हैं या जो डोनेशन काउंसलिंग, अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो इसके प्रॉपर क्लासेस होते हैं, इस पे डिप्लोमा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट इसमें ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि हॉस्पिटल हर पेशेंट के साथ एक रेपो बनाए, या ट्रीटिंग डॉक्टर हर पेशेंट के साथ में एक संबंध बनाए, अच्छे से बातें करे, उन्हें समझाए हर बात, तभी ये पॉसिबल है। Thank you, sir. I thank all the panelists for giving very informative